हेलो दोस्तों, श्री राम कंप्यूटर एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर बाईतू में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आगामी 6 अक्टूबर को आरएससीटी का जो एग्जाम है उससे पहले अपन की जो तैयारी है उसका आंकलन एक बार कर दें। तो आप सभी से निवेदन रहेगा मेरा, इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के साथ में शेयर करें जिनके 6 तारीख को एग्जाम है। और सीईटी जो 10th प्लस 12th जो एग्जाम होगा उससे रिलेटेड भी, इससे संबंधित आपका डाटा इसमें बताया गया है, तो थोड़ा इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा, आप निवेदन रहेगा आपसे। अब अपन बात करें तो सबसे पहले आपको कंप्यूटर का जो 6 तारीख का एग्जाम है उससे पहले आपका पिछला 18 अगस्त को एग्जाम हुआ था, उससे रिलेटेड भी अपन ने एक वीडियो डाला था अपने यूट्यूब चैनल पे। और 6 अक्टूबर को एग्जाम है, उससे पहले भी अपन की पूर्व तैयारी का आंकलन अपन कैसे करेंगे। तो आपसे निवेदन रहेगा एक पेन और नोटबुक साथ में लेके नोट डाउन करते हुए आपको जाना है। एक एक चीज यहाँ पे पर्टिकुलर आपको अच्छी तरीके से बताई जाएगी, जिसमें विश्लेषण वाइज पूरा प्रैक्टिकल होगा। थ्योरिकल पार्ट अपन एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर 50 क्वेश्चन लेके आएंगे, तो वो भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है। आज अपन प्रैक्टिकल के बारे में पूरा क्वेश्चन है और अलग अलग आपको किस टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे उससे रिलेटेड आपको थोड़ा ध्यान रखना है। तो सबसे पहले अपन अपना चैनल है श्री राम कंप्यूटर एजुकेशन बाईतू, यूट्यूब पे थोड़ा लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना चैनल को। नेक्स्ट, सबसे पहले अपन बात करें तो कंप्यूटर का परिचय दिया हुआ, कंप्यूटर का परिचय। अब कंप्यूटर के परिचय के बारे में अगर बात करें तो सबसे पहले अगर यहाँ पे ध्यान रखना, कंप्यूटर का जनक, कंप्यूटर का जनक या कंप्यूटर का आपका पितामह नाम आएगा। कंप्यूटर का पितामह जिनका नाम याद रखना आपको, चार्ल्स बेबेज, चार्ल्स बेबेज, जिन्होंने अपने कंप्यूटर का क्या कहता आविष्कार किया था। कंप्यूटर, इसको हिंदी में नाम याद रखना संगणक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संगणक, या इसका दूसरा नाम आता है आपका परिकलन। कंप्यूटर को हिंदी में नाम पूछे तो आपको याद रखना, कंप्यूटर को हिंदी में कहा जाता है आपका संगणक या परिकलन। कंप्यूटर जिसका आविष्कार एक वैज्ञानिक हुए जिनका नाम आता है आपका चार्ल्स बेबेज, जिन्होंने अपने कंप्यूटर का आविष्कार किया था। अब कंप्यूटर की बात करें अपन मुख्यतः 2 अक्टूबर, सॉरी मुख्यतः अगर बात करें 2 दिसंबर को, 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाएगा? 2 दिसंबर को। ये भी क्वेश्चन आपको थोड़ा इंपोर्टेंट रहेगा, जो याद रखना है आपको। अब अगर कंप्यूटर के बारे में अगर बात करें तो मुख्यतः बेसिकली कंप्यूटर, कंप्यूटर शब्द है वो अंग्रेजी भाषा की, किस भाषा की? अंग्रेजी भाषा के कंप्यूट शब्द से बना है। किससे बना है? कंप्यूट शब्द से, जिसका हिंदी अर्थ होता है आपको याद रखना संगणक या परिकलन, गणना करने का यंत्र। अब अगर कंप्यूटर विशेष तौर पे अपन बात करें तो कंप्यूटर के मुख्यतः 4 भाग होते हैं। कितने भाग रहेंगे? 4 भाग होते हैं। चारों भागों को अपन को यहाँ पे थोड़ा सा समझना है। बेसिकली अपन बात करें तो थोड़ा सा ध्यान रखना, इधर मुख्यतः भाग रहेंगे आपके कंप्यूटर के 4 मुख्यतः भाग रहते हैं। चारों भागों को आपको यहाँ से समझते हुए काम करना है। तो 4 भाग अपन के कौन कौन से होंगे? सबसे पहले बात करें तो नाम आता आपका सीपीयू, इसका पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो कि कंप्यूटर का मस्तिष्क, दिमाग या हेड कहा जाता है। पूरा कार्य जो होता है कंप्यूटर के अंदर अपन बात करें तो पूरा प्रोसेसिंग का जो कार्य किया जाता है वो सीपीयू के द्वारा किया जाता है, जिसका पूरा नाम आपको याद रखना है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू के अंदर एक शब्द पूछा जाता है कंप्यूटर के अंदर, बूटिंग शब्द। कंप्यूटर के अंदर बूटिंग शब्द का अर्थ होता है पुनः स्टार्ट करना। कंप्यूटर को पुनः स्टार्ट करना ही बूटिंग कहलाता है। ये बूटिंग की जो प्रक्रिया होती है वो किसके द्वारा की जाती है? सीपीयू के द्वारा की जाती है। सीपीयू के अंदर एक बीच में जब बटन दिया जाता है उसको बोला जाता है पावर बटन। जहां से कंप्यूटर स्टार्ट किया जाता है उसको पावर बटन कहा जाता है, और पावर बटन जो कार्य करेगा वो ही बूटिंग का कार्य किया जाता है। और बूटिंग की प्रक्रिया होती है वो सीपीयू के द्वारा की जाती है। अगर सीपीयू के अंदर बात करें तो यहाँ पे 2 बॉक्स और दिखाई देंगे आपको, जिनका नाम आपको याद रखना है यूएसबी। यूएसबी का पूरा नाम पूछा जाता है आपको तो याद रखना है यूनिवर्सल सीरियल बस। यूएसबी के माध्यम से अपन पेन ड्राइव का कोई भी डाटा आता है वो आप कंप्यूटर के अंदर डाटा ट्रांसफर कर सकते हो, और यूएसबी का कोई भी डाटा है वो कंप्यूटर के अंदर लेने का जो कार्य किया जाएगा वो यूएसबी के माध्यम से किया जाता है। अगर थोड़ी एडवांस के बारे में बात करें तो आप सीपीयू के बारे में यहाँ पे मुख्यतः आपको सीपीयू का याद रखना है। सीपीयू के मुख्यतः 3 भाग होते हैं, मैं तीनों आपको यहाँ पे बता देता हूँ, ध्यान रखना है। सीपीयू के बारे में अगर बात करें यहाँ पे तो मुख्यतः सीपीयू के 3 प्रकार आते हैं। सीपीयू के पार्ट पूछे तो आपको याद रखना कितने होते हैं? प्रकार या भाग होते हैं वो 3 प्रकार आते हैं। तीनों को अपन विश्लेषण वाइज यहाँ पे अध्ययन करेंगे।
सबसे पहले बात करें अपन सीपीयू के पार्ट के बारे में, तो यहाँ पे ध्यान रखना नंबर 1 पे नाम आता है एएलयू। इसका पूरा नाम भी पूछा जाता है, एएलयू सॉरी, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट या लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, पहला भाग आता है सीपीयू का अर्थमेटिक, इसको हिंदी में कहा जाता है तार्किक एवं संगणितीय इकाई। संगणितीय इकाई। एएलयू डाटा के अंदर तुलना करने का जो कार्य किया जाता है, आप पीसी के अंदर, आप कंप्यूटर के अंदर जो भी जोड़ बाकी गुणा भाग, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट एएलयू, इसका पूरा नाम आपको याद रखना, पूछा जाता है। सीपीयू का भाग होता है, इसके हिंदी में कहा जाता है तार्किक एवं संगणितीय इकाई, जिसके द्वारा कंप्यूटर के अंदर अपन को डाटा के बीच में तुलना करना, ग्रेटर देन, लेस देन, जोड़ बाकी गुणा भाग, ये जो कार्य किया जाता है वो आपको एएलयू के माध्यम से किया जाता है। नंबर 2 पे भाग आता है सीपीयू का सीयू, जिसका हिंदी में नाम होता है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट या इसको हिंदी में कहा जाता है नियंत्रण इकाई। नियंत्रण इकाई कंट्रोल करने का, यानी कि जब भी किसी यूजर द्वारा कंप्यूटर को कोई भी इनपुट का निर्देश दिया जाता है, इनपुट होती है वो कंट्रोल यूनिट के द्वारा आपको पूरा प्रोसेसिंग का कार्य किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। तो दूसरा भाग आता है नियंत्रण इकाई या सीयू कंट्रोल यूनिट। और तीसरा भाग आ जाता है आपके सामने मेमोरी। ये 3 भाग होते हैं आपके सीपीयू के, नाम याद रखना तीनों का, एएलयू, सीयू और मेमोरी। एएलयू अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, सीयू कंट्रोल यूनिट, जिसके माध्यम से कंप्यूटर का पूरा कंट्रोल किया जाता है डाटा, और एएलयू का काम होगा गणितीय एवं तार्किक इकाई, जिसमें जोड़ बाकी गुणा भाग और ग्रेटर देन और लेस देन, बीच में डाटा की तुलना करने का जो कार्य किया जाता है वो एएलयू के माध्यम से किया जाता है। नेक्स्ट अगर बात करें सीपीयू के बाद में दूसरा आपका कंप्यूटर का जो पार्ट आता है, वो नाम आपको याद रखना है माउस। माउस के बारे में अगर बात करें अपन, सीपीयू के भाग हो गए आपके यहाँ पे। नंबर 2 पे बात करें अपन माउस के बारे में, माउस आएगा, माउस के बारे में आगे बताया जाएगा आपको। इसकी आविष्कार 1966 के अंदर एक वैज्ञानिक हुए, जिनका नाम आता है आपका डगलस सी इंजेलबर्ट। क्या नाम होगा भाई? डगलस सी इंजेलबर्ट, जो कि माउस का आविष्कार किया था। माउस के ऊपर 3 बटन होते हैं, आपको ध्यान रखना है, आगे आपको बताया जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करें कंप्यूटर का वर्गीकरण। अब देखो कंप्यूटर वर्गीकरण के बारे में आपको ध्यान रखना है, कौन कौन से कंप्यूटर किस किस युग के अंदर आए थे। तो मुख्यतः कंप्यूटर के आपके वर्गीकरण होंगे, अलग अलग प्रकार के होंगे, 3 प्रकार के अलग अलग आते हैं। नंबर 1 पे आता है आपका अनुप्रयोग के आधार पर, दूसरा आता है आकार के आधार पर, और तीसरा आता है उद्देश्य के आधार पर। मेन इंपोर्टेंट आपको अनुप्रयोग के आधार पर 3 प्रकार के रहेंगे, एक तो एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। 3 प्रकार आपको याद रखना अनुप्रयोग के आधार पर। आकार के आधार पर बात करें अपन तो मुख्यतः 4 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, निम्न में से कंप्यूटर का वर्गीकरण है या नहीं है। ये आकार के आधार पर आपके कंप्यूटर के मुख्यतः कितने प्रकार होते हैं? तो याद रखना आपको 4 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार होते हैं। 4 प्रकार की अगर बात करें अपन तो माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर, ये 4 प्रकार आते हैं। 4 ही आपको याद रखना, क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा निम्न में से कंप्यूटर का वर्गीकरण है या नहीं है, तो नाम 4 के आपको याद रखना है। अगर इसके अंदर बात करें सुपर कंप्यूटर, तो सुपर कंप्यूटर आपकी मौसम की भविष्यवाणी, इसकी मौसम की भविष्यवाणी के लिए अपन किसका उपयोग करते हैं? मौसम की भविष्यवाणी के लिए अपन किसका उपयोग करते हैं? मौसम की भविष्यवाणी के लिए अपन सुपर कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। सुपर कंप्यूटर सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर की श्रेणी में रखा जाता है। माइक्रो कंप्यूटर होते हैं बड़ी उद्योग वर्ग की कंपनियों के लिए लेकर जाते हैं, और मिनी कंप्यूटर जो टैबलेट है, फोन वगैरह, उसके लिए अपन उपयोग करते हैं। मिनी कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है आकार के आधार पर। उसके बाद में आ जाता है उद्देश्य के आधार पर, तो एक तो फॉर जनरल पर्पज और फॉर स्पेशल पर्पज। ये जो आपके उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार रहेंगे, वर्गीकरण आपको याद रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करें तो कीबोर्ड, यानी मुख्य रूप से उपयोग होने वाला इनपुट डिवाइस अपन कीबोर्ड के बारे में अपन विस्तृत जानकारी यहाँ पे देखेंगे, आराम से समझते हुए, नोट डाउन करते हुए कि जाना, और क्लास को जल्दी से जल्दी लोगों के साथ में, आप स्टूडेंट के साथ में शेयर करो, ताकि 6 तारीख को एग्जाम होने से पहले आरएसआईटी का स्टूडेंट को काफी मात्रा में बेसिक नॉलेज भी हो जाए, और पूरा कंप्यूटर का आपको एक साथ में श्रीराम कंप्यूटर बाय 2 एजुकेशन जो लेके आया है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी के साथ में आपको पूरा पढ़ाया जा रहा है यहाँ पे।
अब अपन बात करें इनपुट के रूप में, तो सबसे पहला आ जाता कीबोर्ड के बारे में। कीबोर्ड को आपको प्राथमिक इनपुट डिवाइस की श्रेणी में रखा जाता है। किसकी श्रेणी में रखा जाता है? प्राथमिक इनपुट डिवाइस। किसकी डिवाइस? इनपुट डिवाइस की श्रेणी में आपका कीबोर्ड को रखा जाता है। कीबोर्ड के बारे में अपन सडनली बात करें तो कीबोर्ड, इसका आविष्कार 1868, कीबोर्ड का आविष्कार आपको याद रखना 1868 में एक वैज्ञानिक हुए जिनका नाम आता है क्रिस्टोफर लॉथम साल्स। नाम याद रखना आपको, क्रिस्टोफर लॉथम साल्स, जिन्होंने अपने कीबोर्ड का क्या किया था? आविष्कार किया था। कब किया था? 1868 के अंदर। और कीबोर्ड को प्राथमिक इनपुट डिवाइस की श्रेणी में रखा जाता है। अगर बात करें कीबोर्ड के अंदर तो एक शब्द आता है आपका QWERTY, QWERTY। क्वेर्टी शब्द का संबंध किससे होता है? कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर या सीपीयू से। तो याद रखना आपको, क्वेर्टी शब्द का जो संबंध होता है वो होता है किससे होता है? आपका कीबोर्ड से। किससे होता है? कीबोर्ड से। क्यों होता है? क्योंकि जनरली अगर बात करें अपन तो कीबोर्ड के अंदर आपको जब आप अल्फाबेटिक की जब टाइप करते हो तो सबसे ऊपर वाली पंक्ति के अंदर, रो के अंदर आपको QWERTY ये सब अक्षर होते हैं, वो साथ में दिखता है आपको क्वेर्टी। तो क्वेर्टी शब्द का संबंध होता है वो आपका कीबोर्ड से होता है। ये भी आपको याद रखना है। अगर बात करें अपन क्वेर्टी के बाद में, सबसे पहले बात करें फंक्शन की। कीबोर्ड की सबसे ऊपरी सतह पर यहां याद कहां? F1 से लगाकर, कहां से लगाकर? F1 से लगाकर F12 तक, F12 तक ये जो कीज होती है इनको कहा जाता है फंक्शन कीज। कौन सी कीज कहा जाएगा? फंक्शन कीज, जिसके माध्यम से अलग अलग फंक्शन के लिए आपकी कीबोर्ड में फंक्शन कीज उपयोग में ली जाती है। सबसे पहली बात करें अब कीबोर्ड के अंदर फंक्शन कीज के बारे में, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा फंक्शन कीज के 2-4 मैं आपको बता देता हूं, जिनके बारे में आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। फंक्शन कीज, फंक्शन की टोटल पूछे संख्या तो आपको याद रखनी 12 होती है, जो अलग अलग फंक्शन के लिए उपयोग में ली जाती है। अगर बात करें फंक्शन कीज के अंदर तो सबसे पहली आ जाती है आपके सामने F1। क्या आ जाती है? F1। ये आप किसी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की हेल्प के लिए, अपन किसके लिए? हेल्प के लिए अपन उपयोग करते हैं फंक्शन की F1 कुंजी। नंबर 2 पे आता है F2 कुंजी। कौन सी कुंजी आती है? F2। F2 का उपयोग अपन रीनेम के लिए, यानी जब भी किसी भी अपन फाइल फोल्डर का रीनेम देना चाहते हैं तो अपन उपयोग करते हैं F3 उपयोग का। F3 आता है आपके सामने सर्च बार के अंदर। जब आप किसी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर कोई फाइल मैनेजर खोल के बैठे हो, ओपन करके उसमें आप किसी भी फाइल को ढूंढना चाहते हो तो अपन उपयोग करते हैं F3 का। किसका उपयोग करेंगे? F3 का। F5 की फंक्शन कुंजी, नाम याद रखना F5 की। ये अलग अलग सॉफ्टवेयर के अंदर अलग अलग काम करती है। अगर डेस्कटॉप के अंदर सीधी बात करें तो रिफ्रेश की शॉर्टकट की, किसकी शॉर्टकट की? आपको जब भी आप कंप्यूटर रिफ्रेश की जो शॉर्टकट की होती है वो आपको याद रखना F5 की होती है। उसके बाद में बात करें F7 होती है, ये स्पेलिंग ग्रामर के लिए काम आती है। स्पेलिंग ग्रामर के लिए, ग्रामर की दृष्टि से त्रुटि को हल करने के लिए F7 आती है। F11 होती है जब आप MS पेंट के अंदर, किसके अंदर? MS पेंट आपका एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जिसके अंदर आपको फुल स्क्रीन के अंदर, फुल स्क्रीन के लिए अपन विंडो को करना चाहते हैं तो अपन उपयोग करते हैं F11 का। उसके बाद में आ जाती है F12। F12 आपकी फंक्शन कुंजी आती है फाइल मैनेजर के अंदर सेव एज की। किसकी आ जाएगी? जब आप किसी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में फाइल कोई प्रकार को सेव करोगे, सेव के करने के बाद में अगर दोबारा नाम से और दोबारा एक्सटेंशन फॉर्मेट के साथ में सेव करना चाहते हो तो आप उपयोग करेंगे अपन फंक्शन कुंजी F12। तो ये तो हो जाती है आपकी फंक्शन कुंजी टोटल, जिनकी संख्या आपको याद रखनी है 12 होती है टोटल। नेक्स्ट अगर बात करें अपन फंक्शन कुंजी के बाद में, तो फंक्शन कुंजी की संख्या आपको याद रखनी 12। उसके बाद में 2 नंबर पे आ जाती है आपके सामने अल्फाबेटिक कीज। कौन सी कीज आती है? अल्फाबेटिक कीज। तो अल्फाबेटिक कीज की बात करें अपन तो यहां से ए से लगाकर जेड तक, कहां से कहां तक? ए से लगाकर जेड तक ये जो कीज होती है इसकी संख्या पूछे तो टोटल आपको याद रखना 26। कितनी होती है? 26। तो अल्फाबेटिक कीज जो कि अपन टाइप के लिए काम आती है, अपन शहर का नाम, विद्यालय का नाम, स्कूल का नाम आदि के लिए टाइपिंग के लिए काम आते हैं। ए से लगाकर जेड तक ये जो कीज होती है इनको कहा जाता है अल्फाबेटिक कीज। टोटल संख्या पूछे तो आपको याद रखना कितनी होती है? 26। अगर बात करें थर्ड नंबर कीज के बारे में तो यहाँ पे आपको कीबोर्ड के अंदर ये जो एक पैड दिख रहा है, ये जो पैड दिख रहा है इसको बोला जाता है नंबरिकल पैड। कौन सा पैड? नंबरिकल पैड। इसके ऊपर टोटल बटनों की संख्या पूछे, टोटल कीज की संख्या पूछे तो होती है कितनी? 17। कितनी होती है? 17। अगर अब बात करें अपन 17 कीज के अंदर 0 से लगाकर 9 तक टोटल संख्या हो जाएगी 10। 0 से लगाकर 9 टोटल संख्या होगी 10। इसको कहा जाता है आपकी नंबरिकल या न्यूमेरिकल कीज। याद रखना 0 से लगाकर 10 तक जो संख्या होती है इसको कहा जाता है न्यूमेरिकल कीज या नंबरिकल कीज, जो कि गणित के अंक टाइप करने का कार्य करती है। अगर नंबरिकल पैड पे टोटल कीज की संख्या, बटनों की संख्या पूछे तो आपको याद रखना 17। कितनी होती है? 17।
नंबरिकल कीज की संख्या टोटल हो जाएगी आपकी 17। अगर अब थोड़ा सा ध्यान रखना कीबोर्ड के अंदर, मानक कीबोर्ड पर, कौन से कीबोर्ड पर, मानक कीबोर्ड पर जो कीज की संख्या टोटल पूछे तो 146 होती है। कितनी होती है? मानक कीबोर्ड पर जो छोटे छोटे बटन दिए जाते हैं जिनकी संख्या होती है 146, तो उनकी संख्या आपको याद रखना 146 होती है टोटल कीज की संख्या। अगर अब नेक्स्ट अपन बात करें तो कीबोर्ड के अंदर यहाँ पे 4 आपको ये एरो कीज दिखाई देती है जिसकी संख्या, जिसको अपन कर्सर कंट्रोल की, कौन सी की कहा जाता है? कर्सर कंट्रोल की भी कहा जाता है या एरो कीज भी कहा जाता है। नाम याद रखना, एरो कीज या कर्सर कंट्रोल की, जिसकी संख्या होती है टोटल 4, जो कि आपके कीबोर्ड के अंदर आपका कर्सर कंट्रोल का जो कार्य करती है वो करेगी आपके सामने एरो कीज। अगर अब कीबोर्ड के बारे में बात करें तो थोड़ा सा आपके सामने कीबोर्ड के अंदर सबसे लंबी की आपको पूछी जाती है जिनका नाम आपको याद रखना स्पेस बार की। कौन सी कीज कहा जाता है? स्पेस बार की, जो कि कीबोर्ड के अंदर दो शब्द या वाक्य के मध्य जब आप टेक्स्ट को लिख रहे हो तो उस समय आपको कीबोर्ड के अंदर या किसी भी टेक्स्ट के अंदर आपको स्पेस बार की, नाम याद रखना, कीबोर्ड की सबसे लंबी की होती है जिसके माध्यम से दो वाक्य या सेंटेंस के मध्य आपको जगह देने के लिए कार्य किया जाता है, उसे अपन स्पेस बार की कहा जाता है। अब अपन बात करें थोड़ा सा इसके अंदर तो आपको यहाँ पे 3 कंट्रोल बटन याद रखने हैं। ये तो कीज मुख्यतः रहेगी आपकी, इतने प्रकार की नाम भी आपको याद रखना है यहाँ पे। तो यहाँ पे 3 कंट्रोल बटन दिख रहे हैं आपको, 3 लॉक होते हैं आपके कीबोर्ड के अंदर, तीनों को मैं बताऊंगा। सबसे पहला नाम आता है कैप्स लॉक। क्या नाम आता है? कैप्स लॉक। कैप्स लॉक कीबोर्ड के अंदर विशेष फंक्शन ऑन या ऑफ करने का कार्य करता है। नंबर 2 पे आ जाता है आपके सामने नम लॉक। कौन सा लॉक? नम लॉक। और नंबर 3 पे आ जाता है आपके सामने स्क्रॉल लॉक। कौन सा लॉक? स्क्रॉल लॉक। ये 3 लॉक आपके कीबोर्ड के अंदर होने, इन तीनों लॉकों को आपको कीज का नाम आपको थोड़ा सा याद रखना है। ये 3 लॉक आपके विशेष फंक्शन ऑन या ऑफ करने का कार्य करेंगे। तो इन तीनों लॉकों को, कैप्स लॉक, नम लॉक और स्क्रॉल लॉक, कैप्स लॉक, नम लॉक और स्क्रॉल लॉक, इन तीनों लॉकों को आपको याद रखना टॉगल कीज कहा जाता है। कौन सी कीज कहा जाएगा? टॉगल कीज, जो कि आपकी विशेष प्रकार की ऑन या ऑफ करने का कार्य करेगी। तो टॉगल कीज की संख्या पूछे तो टोटल याद रखनी 3 कौन कौन सी होती है? कैप्स लॉक, नम लॉक और स्क्रॉल लॉक, जो कि ऑन या ऑफ करने का। कैप्स लॉक ऑन करोगे तो अंग्रेजी वर्णमाला आपकी कैपिटल टाइप होती है, नम लॉक ऑन करोगे तो आपके गणित के अंक टाइप होंगे, और स्क्रॉल लॉक एमएस एक्सेल के अंदर स्क्रॉलिंग को रोकने का कार्य करता है। अगर बात करें अपन नेक्स्ट आ जाता है आपके सामने 2 कीज मैं बता रहा हूं, यहां पे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना इसके अंदर। कंट्रोल, शिफ्ट और अल्ट की नाम याद रखना। यहाँ पे एक कंट्रोल दिख रहा है आपको, और एक अल्ट, और एक आ जाती है आपके सामने शिफ्ट की। नाम याद रखना आपको, यहाँ पे 3 शिफ्ट की, एक आ जाता है आपके सामने कंट्रोल, एक आ जाती है आपके सामने अल्ट की। ये 3 जो कीज होती है, इन तीनों कीज को कहा जाता है आपके सामने कॉम्बिनेशन कीज। कौन सी कीज कहा जाता है? नाम याद रखना, कॉम्बिनेशन कीज। याद रखना, कॉम्बिनेशन कीज वो कीज होती हैं जो अन्य कीज के साथ में प्रयोग में ली जाती है। जैसे अगर बात करें अपन शिफ्ट की, कौन सी की? शिफ्ट की। तो देखो ये वाली जो क्वालिटी शब्द दिख रहा है, इसके ऊपर आपको एक रो दिख रही है, इसको कहा जाता है, नाम याद रखना आपको, अल्फा न्यूमेरिक कीज। कौन सी कीज कहा जाता है? अल्फा न्यूमेरिक कीज। अल्फा न्यूमेरिक कीज आप सीधा टाइप करो तो गणित के अंक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0 टाइप होंगे। लेकिन जब आप अल्फा न्यूमेरिक कीज के ऊपरी चिन्हों का, जैसे एट द रेट है, आपका प्रतिशत है, ब्रैकेट बनाना है, ये क्वेश्चन मार्क का चिन्ह है, ग्रेटर देन है, लेस देन है, ये अलग अलग प्रकार के टाइप आप अक्सर ऊपर दिखे हुए। तो अल्फा न्यूमेरिक कीज के ऊपरी चिन्हों को टाइप करने के लिए अपन शिफ्ट की का उपयोग करें। तो साथ में हो गया कॉम्बिनेशन। दूसरा आ जाता कंट्रोल की। कंट्रोल की आपकी शॉर्टकट की के रूप में उपयोग में ली जाती है, तो शॉर्टकट की कंट्रोल हो जाएगी। और अल्ट भी आपकी किसी कीज के साथ में उपयोग, जैसे कि अपन बात करें तो कंप्यूटर को एक शट डाउन होता है। क्या नाम आता है? शट डाउन। कंप्यूटर को शट डाउन करने की जो शॉर्टकट की होती है उसका नाम आपको याद रखना है अल्ट के साथ में अल्ट प्लस F4 की फंक्शन कीजिए। जब भी आप किसी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर आप एक फाइल से बाहर क्लोज आने के लिए भी अल्ट F4 का उपयोग कर सकते हो, और कंप्यूटर को शट डाउन करने की जो प्रक्रिया होती है उसकी शॉर्टकट की नाम याद रखना अल्ट के साथ में F4 की। तो कॉम्बिनेशन कीज आपकी 3 आ जाएगी, कंट्रोल अल्ट और शिफ्ट की। इन तीनों कीज को आपकी कॉम्बिनेशन कीज कहा जाता है। ये मुख्यतः आपकी पूछी जाती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट डाउट कर देना एक एक करके आपको। और क्लास को जल्दी से जल्दी दोस्तों के साथ में आप शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट अपन बात करें कीबोर्ड के अंदर, तो थोड़ा सा आपको ऊपर की ओर लेके जाता हूं इसमें कीबोर्ड में। और कीबोर्ड में मुख्यतः आपकी जो मैंने कीज बताई आपको, फंक्शन कीज 12, अल्फाबेटिक कीज 26, न्यूमेरिकल कीज की संख्या याद रखनी 0 से 9 10, और एरो कीज या कर्सर कंट्रोल की संख्या आपको याद रखनी है 4।
अगर आप बात करें यहाँ पे सबसे पहले एस्केप की, यहाँ पे तो ये याद रखना, ये बहुत बार क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर पूछा गया है। करंट टास्क को रोकने, किस टास्क को? करंट टास्क को रोकने या किसी भी एक्टिव प्रोग्राम होता है, कौन सा प्रोग्राम होता है? एक्टिव प्रोग्राम होता है। उस प्रोग्राम से आपको बाहर आने के लिए, किस आने के लिए? एक्टिव प्रोग्राम से आपको बाहर आने के लिए अपन किस चीज का उपयोग करते हैं? एस्केप की। एस्केप की नाम याद रखना, करंट टास्क को रोकने या किसी भी एक्टिव प्रोग्राम विंडो से बाहर आने के लिए अपन एस्केप की का उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद में आ जाती है दूसरे नंबर की आपकी टैब की। टैब की आप एमएस एक्सेल के अंदर एक सेल से दूसरी सेल के अंदर जाने के लिए आप निश्चित अनुपात में एमएस वर्ड के अंदर टाइपिंग कर रहे हो तो स्पेस अर्थात जगह देने के लिए भी अपन किसका उपयोग कर सकते हैं? टैब की का उपयोग कर सकते हैं। कंट्रोल हो गया, अल्ट हो गया, शिफ्ट की होगी, स्पेस बार की होगी, अल्ट हो गया, कंट्रोल हो गया। अगर बात करें यहाँ पे ये कीज दिखी जाती है जिसका नाम आता है एंटर की। एंटर की का उपयोग होता है प्रवेश, यानी जब आप किसी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर कार्य कर रहे हैं, किसी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर आना चाहते हैं तो उसको सेलेक्ट करके एंटर की का प्रयोग कर सकते हैं। और एक लाइन से दूसरी लाइन में वर्ड के अंदर, एमएस वर्ड के अंदर टाइपिंग कर रहे हो तो एक लाइन से दूसरी लाइन में आने के लिए भी अपन शॉर्टकट की किसका उपयोग कर सकते हैं? एंटर की का उपयोग कर सकते हैं। अगर अपन नेक्स्ट बात करें तो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना, दो कीज मैं बहुत इंपॉर्टेंट आपको बता रहा हूं जो नोट आउट करनी है विशेषली आपको, और कई बार एग्जाम के अंदर ये पूछी जाती है क्योंकि एग्जामिनर आपको पेपर होगा उसका जो पैटर्न होता है वो हर प्रकार से आपको अलग अलग देता है, तो थोड़ा याद रखना है आपको। यहाँ पे एक चीज बता रहा हूं आपको ये वाली बैक स्पेस की, और एक चीज बता रहा हूं आपको डिलीट की। कौन सी की? डिलीट की। तो दोनों मैं यहाँ पे बता रहा हूं। एक नाम आता है आपके बैक स्पेस, बैक स्पेस की, और दूसरा नाम आता है आपकी डिलीट की। कौन सी की? डिलीट की। दोनों को आपको याद रखना है, दोनों को यहाँ पे क्या रखना है? आपको याद रखना है। देखो बैक स्पेस की और डिलीट की दोनों आपकी क्या कार्य करती है, यानी जब आपने कोई भी नाम लिखा, जैसे कि आपने नाम लिखा यहाँ पे राजपुरोहित, दोनों का उपयोग शब्द अपन ने एक वर्ड लिखा राजपुरोहित, आपका कर्सर यहाँ पे पी के पर, कहां पे? पी पे। तो देखो राजपुरोहित नाम के अंदर आपका कर्सर है पी और यू के बीच में, तो कर्सर का बायां भाग यानी कि आगे वाला भाग, ये वाला भाग, तो कर्सर के बाएं भाग को हटाने के लिए अपन उपयोग करते हैं बैक स्पेस की। कौन सी की का उपयोग करेंगे? बैक स्पेस की, जो कि कर्सर के बाएं वाले भाग यानी कि आगे वाले भाग को, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है आपको, ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम के अंदर ट्रेंड चल रहा है और पूछा जाता है आपका। तो बैक स्पेस की कर्सर के बाएं भाग को हटाने के लिए बैक स्पेस की, और डिलीट की होती है वो कर्सर के दायां वाला भाग। कौन सा भाग? कर्सर का दायां वाला भाग हटाने के लिए अपन उपयोग करते हैं डिलीट की। कौन सी की करेंगे? डिलीट की करेंगे। और कर्सर के बायां वाला भाग हटाने के लिए अपन किसका उपयोग करते हैं? बैक स्पेस की का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, नोट डाउन कर देना आराम से, और क्लास को आप जल्दी से जल्दी शेयर कर दो अपने मित्रों के साथ में। और अपने चैनल है श्रीराम कंप्यूटर बाय तू है जो आपका यूट्यूब पे डाला गया है, इसके अंदर आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और आगे से आगे लोगों को शेयर कर देना है। अगर बात करें अपन, यहाँ पे एक की जाती है प्रिंट स्क्रीन की, नाम याद रखना। एक और आ जाती है आपके सामने प्रिंट स्क्रीन की। प्रिंट स्क्रीन की के माध्यम से आप स्क्रीन का क्या कर सकते हो? स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्या ले सकते हो? स्क्रीनशॉट लेने के लिए अपन प्रिंट स्क्रीन की का उपयोग कर सकते हैं। ये मुख्यतः जानकारी आपकी कीबोर्ड के बारे में थी जो मेरी तरफ से आपको बताई गई है, ध्यान रखना। ओके, नेक्स्ट अपन बात करते हैं इनपुट डिवाइस के रूप में माउस का। किसकी बात करते हैं अपन? इनपुट डिवाइस के बारे में बात करें अपन। इनपुट डिवाइस आ जाता है आपके सामने, नाम आता है इसका आपका माउस। क्या आ जाता है? माउस। माउस मुख्यतः इसका आविष्कार आपको याद रखना 1966 के अंदर, 1964 के अंदर एक वैज्ञानिक हुए जिनका नाम आता है आपका डगलस सी इंजेलबर्ट। क्या नाम आता है? डगलस सी इंजेलबर्ट, जिन्होंने अपने के माउस का क्या किया था? आविष्कार किया था। माउस को पॉइंटिंग डिवाइस भी कहा जाता है। कौन सा डिवाइस भी कहा जाता है? पॉइंटिंग डिवाइस भी माउस को कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका पॉइंटिंग डिवाइस। पॉइंटिंग डिवाइस वे डिवाइस होते हैं जिन यंत्रों से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को पॉइंट करने का जो कार्य करते हैं वो अपन कहा जाता है पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में कार्य करेगा। अगर माउस के बारे में बात करें अपन, तो माउस और कीबोर्ड, एक नाम याद रखना आपको जो मैंने कीबोर्ड पीछे बढ़ाया आपको, माउस और दूसरा नाम आ जाता कीबोर्ड। इन दोनों डिवाइस को आपको प्राथमिक इनपुट डिवाइस की श्रेणी में रखा जाता है। फर्स्ट इनपुट डिवाइस, नाम याद रखना, प्राथमिक इनपुट डिवाइस की श्रेणी में किसे रखा जाता है? कीबोर्ड और माउस को रखा जाता है। अगर अपन माउस के बारे में बात करें तो थोड़ी सी जनरली आपको बेसिक जानकारी और बढ़ा देता हूं इधर मैं आपको। माउस के ऊपर मुख्यतः 3 बटन होते हैं। कितने बटन होते हैं? ध्यान रखना, 3 बटन होते हैं। तीनों बटन के माध्यम से क्या क्या कार्य किया जाता है, जो 18 तारीख का एग्जाम हुआ था उसके अंदर ये माउस का क्वेश्चन पूछा गया था। तो एक तो आ जाता है आपके सामने लेफ्ट क्लिक, और एक आ जाता है आपके सामने राइट क्लिक या राइट बटन, और बीच में जो बटन दिख रहा है आपको ये वाला,
बीच में जो ये बटन दिख रहा है इसको कहा जाता है स्क्रॉल बटन। कौन सा बटन कहा जाता है? स्क्रॉल बटन। ये माउस के मुख्यतः 3 बटन होता है। लेफ्ट क्लिक, आपका किसी भी फाइल को आपको क्लिक या ओपन करने के लिए लेफ्ट के माध्यम से अपन इंगित कर सकते हैं। राइट क्लिक होता है किसी भी फाइल की आपकी प्रॉपर्टीज उसके बारे में जानने का जो कार्य करेगा वो राइट बटन का क्लिक किया जाता है। और स्क्रॉल बटन होता है वो आप किसी भी वर्ड की फाइल, MS वर्ड है किसके अंदर आप स्क्रॉल यानी पेज को ऊपर नीचे करने का जो कार्य किया जाता है वो किया जाता है आपके सामने माउस का उपयोग किया जाता है। ध्यान रखना माउस का आविष्कार कब हुआ था? 1966 के अंदर एक वैज्ञानिक हुए जिनका नाम याद रखना डगलस सी इंजलबर्ट, जो कि प्राथमिक इनपुट डिवाइस की श्रेणी में माउस को रखा जाता है। नेक्स्ट बात करें यहाँ पे इनपुट आउटपुट, आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं निम्न में से कौन सा इनपुट है या आउटपुट है या दोनों प्रकार की श्रेणी में आ जाते हैं। तो आपको थोड़ा सा याद रखना कौन कौन से डिवाइस आपके इनपुट है, कौन कौन से आपके आउटपुट है, यहाँ पे ध्यान रखना है। तो इनपुट आउटपुट की डिवाइस पहले अपन बात करेंगे इनपुट डिवाइस की। किसकी बात करेंगे? नंबर 1 पे आपको याद रखना इनपुट डिवाइस। आपको सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस है या नहीं है, या कौन सा आउटपुट है या नहीं है, या दोनों प्रकार के इनपुट आउटपुट की श्रेणी में किसे रखा जाता है। तो सबसे पहले तो बात की थी अपन इनपुट डिवाइस के अंदर कीबोर्ड की। किसके बारे में बात की थी? कीबोर्ड, जो आपका एक प्रकार का इनपुट डिवाइस की श्रेणी में, और कीबोर्ड को मैंने आराम से आपको पढ़ा दिया है। दूसरे नंबर बात करें अपन इनपुट डिवाइस के नंबर, तो नाम आ जाता है आपके सामने माउस। क्या आ जाता है? माउस, जो कि आपका इनपुट डिवाइस की श्रेणी में रखा जाता है। माउस का आविष्कार पीछे अपन की क्लास में अभी जो मैंने आपको नेक्स्ट पीछे पढ़ाया आपको माउस के बारे में। अगर माउस के बारे में बात करें, तीसरी आ जाती है आपके सामने, यहाँ पे लिखा हुआ आपके सामने स्कैनर। क्या नाम लिखा हुआ? स्कैनर। स्कैनर होती है तीसरे नंबर पे। स्कैनर होती है वो क्या काम करती है? तो फोटो को, यानी जब भी किसी भी भौतिक फोटो को सॉफ्ट कॉपी में यानी हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदलने का जो कार्य करता है, स्कैनर मशीन आती है जिसके अंदर आप किसी भी फोटो वगैरह को, किसी भी आपके नोट्स वगैरह होते हैं वो को स्कैन करके आपको अगर रखना चाहते हो हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में, यानी भौतिक जो फोटो होता है उसको सॉफ्ट कॉपी में बदलने का जो कार्य करती है, तो इनपुट करने का काम करेगी, वो करेगी आपके सामने स्कैनर मशीन। उसके बाद में बात करें तो एक शब्द आता है आपके सामने ट्रैक बॉल। चौथे नंबर बात करें तो एक नाम शब्द आता है आपके सामने ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल जो कि आपका एक प्रकार का माउस का विकल्प होता है। किसका विकल्प होता है? माउस के समान ही आता है माउस का, वो भी आपका इनपुट डिवाइस की श्रेणी में रखा जाता है। ट्रैक बॉल के बाद में एक शब्द यहाँ पे दिया हुआ आपको जॉयस्टिक। क्या दिया हुआ? जॉयस्टिक। जॉयस्टिक होता है, ये भी आपको इनपुट डिवाइस की श्रेणी में रखा जाता है, जो कि वीडियो गेम वगैरह खेलने के लिए कार्य किया जाता है। उसके बाद में बात करें तो एक शब्द आता है ऑप्टिकल पेन या लाइट पेन, जिसको अपन ऑप्टिकल पेन या लाइट पेन भी कह सकते हैं। तो लाइट पेन ये भी, जैसे ये आपको मेरे सामने लाइट पेन है, तो ये भी आपका इनपुट डिवाइस, क्योंकि मैं यहाँ पे कुछ लिख रहा हूँ तो इनपुट करने का जो कार्य करता है, तो लाइट पेन भी आपका क्या आ जाएगा? इनपुट डिवाइस की श्रेणी में रखा जाता है। उसके बाद में आपकी मोबाइल की टच स्क्रीन है, ये भी आपकी इनपुट डिवाइस की श्रेणी में रखी जाती है। कंप्यूटर की टच स्क्रीन है, वो भी आपकी इनपुट डिवाइस की श्रेणी में रखी जाती है। उसके बाद में बात करें तो एक डिजिटल कैमरा आता है, नाम आएगा आपका डिजिटल कैमरा। डिजिटल कैमरा ये भी आपका क्या होता है? इनपुट डिवाइस की श्रेणी में रखा जाता है। उसके बाद में अगर बात करें डिजिटल कैमरा के बाद में, एक आप लैपटॉप पे उपयोग करते हो टच पैड, जो कि कर्सर का कार्य करती है, नाम आता है टच पैड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछा जाता है। टच पैड आपकी लैपटॉप में उपयोग की जाती है, जो कर्सर का कार्य करती है। तो टच पैड भी आपके क्या होगी? इनपुट डिवाइस की श्रेणी में रखा जाता है। उसके बाद में आ जाती है आपके सामने माइक्रोफोन। जैसे माइक्रोफोन अपन उपयोग करते हैं, माइक्रोफोन, इसका उपयोग भी आपका इनपुट डिवाइस की श्रेणी में किया जाता है। उसके बाद में एक नाम शब्द आता है आपके सामने VRS। इनपुट डिवाइस की श्रेणी में बात करें, थोड़ा सा ध्यान रखना, मैं एक पेज ऐड करता हूं और यहाँ पे इनपुट डिवाइस में ले लेता हूं VRS, या इसको बोला जाता है SRS। नाम याद रखना, इसको कहा जाएगा, पूरा नाम आपको फुल फॉर्म में याद रखना, वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम। वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम होता है जब आप कोई भी गूगल पे स्पीच का कार्य किया जाता है, जैसे कि गूगल पे आपको कुछ वर्ण या अक्षरों को लिखने का जो कार्य किया जाता है, VRS होता है। तो ये भी कैसे डिवाइस के रूप में आ जाता है? इनपुट डिवाइस की श्रेणी में आ जाता है। उसके बाद में आ जाता है आपके सामने OMR। इसका पूरा नाम आपको याद रखना, ऑप्टिकल मारक रीडर। प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर आपको OMR शीट दी जाती है, जिसके अंदर काले आप
निशान करते हैं, जैसे आरआईसीटी के एग्जाम में कोई भी कंपटीशन एग्जाम थे तो ओ मार्क के अंदर आपको ऑप्टिकल मार्क रीडर या इसका दूसरा नाम ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन भी पूछा जाता, तो भी आपको याद रखना है। ऑप्टिकल मार्क रीडर या रिकॉग्निशन भी कहा जाता है, जिसके माध्यम से अपन ओमार सीट होती है उसको चेक करने का जो कार्य किया जाता है वो ओमार मशीन के द्वारा किया जाता है। उसके बाद में बात करें ओमार के बाद में एक शब्द आता है आपके सामने ओसीआर। क्या शब्द आएगा? ओसीआर। इसका पूरा नाम भी आपको याद रखना है, ऑप्टिकल करेक्टर रीडर। ऑप्टिकल करेक्टर रीडर होता है जो कि आपकी किताबी आपकी बुक वगैरह होती है उसको छापने का जो कार्य किया जाता है। एक मशीन आती है जो कि कागजी जो रिकॉर्ड होते हैं उसको इलेक्ट्रिक कंप्यूटर में लेने का जो कार्य किया जाता है वो ओसीआर के माध्यम से किया जाता है, और इसका पूरा नाम आपको याद रखना, ऑप्टिकल करेक्टर रीडर या रिकॉग्निशन। उसके बाद में बात करें अपन तो एक शब्द आता है आपके सामने, नाम आपको याद रखना है एससीआर। थोड़ा सा नाम याद रखना है आपको इसका, एससीआर, जिसको कहा जाता है स्मार्ट कार्ड रीडर। ये भी आपका इनपुट डिवाइस की श्रेणी में, अभी तक अपन इनपुट डिवाइस ही पढ़ रहे हैं। एससीआर स्मार्ट कार्ड रीडर, स्मार्ट कार्ड रीडर होता है, ये भी आपकी इनपुट डिवाइस की श्रेणी में गिना जाता है। जैसे आप बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी कॉलेज वगैरह जाओ, वहां पे एक आपको कार्ड दिया जाता है जिसके माध्यम से आपकी ऑनलाइन अटेंडेंस वगैरह होती है, बैंक के वगैरह होती है, लॉकर वगैरह खोलने के लिए आपका स्मार्ट कार्ड होता है। उसके माध्यम से अपन क्या कर सकते हैं, इसके अंदर स्मार्ट कार्ड जो भी आपकी इनपुट डिवाइस की श्रेणी में रखा जाता है। और एक आ जाता है आपके सामने क्यूआर कोड। क्यूआर कोड, इसका पूरा नाम आपको याद रखना है क्विक रेस्पॉन्स कोड। रेस्पॉन्स कोड, क्विक रेस्पॉन्स कोड, जो कि आपको इनपुट डिवाइस की श्रेणी में रखा जाता है। क्यूआर कोड होता है वो आपको 4 बिट के अंदर इसका प्रयोग किया जाता है। जब आप ऑनलाइन कोई पेमेंट वगैरह करो तो आपके स्कैनर वगैरह आता है, कोई वेबसाइट का स्कैनर वगैरह, तो ये सब आपकी इनपुट डिवाइस की श्रेणी में आते हैं और नाम भी आपको याद रखना है। अब अपन इनपुट डिवाइस आपके ये वाले हो जाएंगे, तो इनपुट डिवाइस ये आपको याद रखना, इनपुट डिवाइस। उसके बाद में बात करें अपन यहाँ पे तो थोड़ा सा आपको आउटपुट डिवाइस की श्रेणी की दूसरे नंबर पे आ जाता है। तो इनपुट को मैं एक बार यहां से क्लास को जिन विद्यार्थियों द्वारा शेयर नहीं किया गया है तो प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे क्लास को ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में पहुंचाए, ठीक है, ताकि 6 तारीख को एग्जाम या आरएससीटी कोई भी कंपटीशन एग्जाम के लिए ये आपकी क्लास होगी, बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगी। नेक्स्ट बात करें अपन के सामने आ जाता है आउटपुट डिवाइस। कौन सा डिवाइस आता है? आउटपुट डिवाइस। अब आउटपुट डिवाइस, जैसे मैंने कि आपको इनपुट डिवाइस में पढ़ाया था, कीबोर्ड और माउस को प्राथमिक इनपुट डिवाइस की श्रेणी में रखा जाता है। अब यहाँ पे थोड़ा आउटपुट डिवाइस में याद रखना, एक नाम आता है आपका मॉनिटर। क्या नाम आता है? एक नाम आता है मॉनिटर और दूसरा नाम आता है आपका प्रिंटर। क्या नाम आता है? प्रिंटर। तो प्राथमिक आउटपुट डिवाइस की श्रेणी में 2 रखना है आपको, एक तो रखना मॉनिटर और दूसरा रखा जाता है प्रिंटर। कौन सा रखा जाता है? प्रिंटर। ये दोनों आपको आउटपुट श्रेणी में प्राथमिक गिने जाते हैं। आउटपुट डिवाइस वे डिवाइस होते हैं जिन यंत्रों से कंप्यूटर को निर्देश दिया जाता है इनपुट के द्वारा, वापस अपन को आउटपुट बताने का जो कार्य करते हैं उन्हें अपन आउटपुट डिवाइस कहा जाता है। अब आउटपुट डिवाइस आपके 2 प्रकार रहेंगे, एक तो होता है आपका सॉफ्ट कॉपी। कौन सा कॉपी? सॉफ्ट कॉपी। और दूसरा रहता है आपके सामने हार्ड कॉपी। सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस वे डिवाइस होते हैं जिसके माध्यम से अपन कंप्यूटर के अंदर है आपकी, जैसे आपने कोई भी स्कैन किया, स्कैन करके आपके कंप्यूटर के अंदर फोटो पड़ा है, वो होता है आपका सॉफ्ट कॉपी। और हार्ड कॉपी होता है वो आपका भौतिक रूप में होता है। किसके रूप में होता है? आपका भौतिक रूप में होता है, जिससे अपन पेज जैसे प्रिंटर से प्रिंट कर दिया अपन ने, जैसे प्रिंटर आएगा वो आपका हार्ड कॉपी के रूप में आएगा और मॉनिटर आएगा वो आपका सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस आता है। उसके बाद में आ जाता है स्पीकर। क्या आ जाता है? स्पीकर। ये भी आपका आउटपुट डिवाइस की श्रेणी में रखा जाता है। एक शब्द लिखा हुआ है यहाँ पे प्लॉटर। क्या लिखा हुआ है आपका? प्लॉटर। प्लॉटर लिखा हुआ। प्लॉटर आपका हेडिंग या बैनर वगैरह अपन निकालते हैं, कोई नक्शे भू नक्शे वगैरह अपन के निकालने का जो कार्य किया जाता है, तो प्लॉटर एक बड़ी मशीन आती, प्रिंटर के रूप में उपयोग होती है। तो प्लॉटर भी आपका कैसा डिवाइस होगा? आउटपुट डिवाइस। ये कई बार पूछा गया आपका, निम्न में से इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस नहीं है, तो प्लॉटर भी आपका कैसा आएगा? आउटपुट डिवाइस की श्रेणी में रखा जाता है। उसके बाद में आ जाता है प्रिंटर, लेजर प्रिंटर। तो मैंने आपको प्रिंटर बताया, लेजर प्रिंटर। तो यहाँ पे बात करें साधारणतः प्रिंट करने के लिए, किसके लिए? प्रिंट करने के लिए अपन लेजर प्रिंटर का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? लेजर प्रिंटर का उपयोग किया जाता है। एक मशीन आती है आपके सामने एटीएम। क्या नाम लिखा मैंने? यहाँ पे थोड़ा सा और बता देता हूँ विस्तृत रूप में आपको। एक शब्द आता है आपका एटीएम। एटीएम की मशीन, इसका पूरा नाम एटीएम का आपको याद रखना, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। और एक नाम दूसरा आता है एटीएम का, 2 नाम होते, ध्यान रखना, एस एन ट्रांसफर मोड।
एसिंक्रोनस ट्रांसफर मोड, ये दो आपके नाम आते हैं एटीएम। अब एटीएम की मशीन के लिए जो प्रिंटर उपयोग, यहाँ पे प्रिंटर की बात की थी, यहाँ पे प्लॉटर जो प्रिंटर लेजर प्रिंटर, तो साधारणतः प्रिंट करने के लिए अपन किसका उपयोग करते हैं, लेजर प्रिंटर का। लेकिन एटीएम की जो मशीन होती है, एटीएम का पूरा नाम ऑटोमेटिक टेलर मशीन और एक दूसरा नाम आता है एसिंक्रोनस ट्रांसफर मोड, दोनों नाम आपको याद रखना, पूछी जाती है क्योंकि फुल फॉर्म में बहुत इंपॉर्टेंट है आपको आरएससीटी एग्जाम की दृष्टि से। जो आरएससीटी बुक की किताब है उसके पीछे भी आपकी फुल फॉर्म में शॉर्टकट की है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रहती है और फुल फॉर्म में आपके काफी पूछी जाती है इसके अंदर। तो एटीएम की मशीन के लिए जो प्रिंटर उपयोग किया जाता है उसका नाम याद रखना आपको, थर्मल प्रिंटर। कौन सा प्रिंटर आएगा, थर्मल प्रिंटर के माध्यम से अपने एटीएम मशीन का प्रिंट निकालते हैं। जो अपन जैसे कि एटीएम के अंदर पैसे निकालते हैं तो रसीद दिखाई जाती है, उसमें जो एटीएम की मशीन के लिए कौन सा प्रिंटर उपयोग किया जाता है, थर्मल प्रिंटर का उपयोग किया जाता है। उसके बाद में यहाँ पे दिया हुआ मॉनिटर, स्क्रीन दी हुई, तो मॉनिटर भी आपका कैसा डिवाइस होगा, आउटपुट डिवाइस की श्रेणी में गिना जाता है। उसके बाद में आपकी एलईडी एक शब्द आता है यहाँ पे, एक शब्द लिखा मैंने यहाँ पे एलईडी, इसका पूरा नाम आपको याद रखना, लाइट इमिटिंग डायोड। लाइट इमिटिंग डायोड ये भी आपकी कौन से आउटपुट डिवाइस की श्रेणी में आती है। एक नाम आता है एलसीडी, इसका भी पूरा नाम आपको याद रखना, लिक्विड क्राइस्टल डिस्प्ले। लिक्विड क्राइस्टल डिस्प्ले, एलईडी, लाइट इमिटिंग डायोड, ये भी आपकी आउटपुट डिवाइस की श्रेणी में गिना जाता है। एक नाम आता है आपका प्रोजेक्टर, प्रोजेक्टर भी आपका क्या होता है, आउटपुट डिवाइस की श्रेणी में गिना जाता है। उसके बाद में अपन बात करें तो कुछ ऐसे डिवाइस होंगे जो आपके इनपुट और आउटपुट दोनों रूप में काम करते हैं। यहाँ पे यहाँ अगर बात करें अपन, थोड़ा सा मैं इसको इरेजर कर रहा हूं, कुछ डिवाइस जो ऐसे होते हैं जो आपके इनपुट और आउटपुट दोनों रूप में कार्य किए जाते हैं और ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं यहाँ पे भी। कुछ ऐसे डिवाइस होते हैं जो आपके इनपुट भी होते हैं और आउटपुट दोनों का क्या होता है, मिश्रण होता है, जो इनपुट और आउटपुट दोनों रूप में कार्य किया जाता है। अगर इनपुट और आउटपुट के रूप में बात करें तो सबसे पहला आ जाता है आपके सामने यहाँ पे दिया हुआ फैक्स मशीन। क्या दिया हुआ, ये जो मशीन यहाँ पे फैक्स दी हुई है, तो एक शब्द आता है इनपुट और आउटपुट दोनों के रूप में उपयोग करता है। पहला नाम आता है आपके सामने फैक्स मशीन। कौन सी मशीन, फैक्स मशीन होती है जो कि आपकी इनपुट और आउटपुट दोनों रूप में काम करती है। ऐसे सिंपली आपकी प्रिंटर की तरह मिलेगी जिसके अंदर आपको एक साइड में आपको कॉलिंग का सिस्टम होता है, ठीक है, और एक साइड आपका क्या होता है, प्रिंट निकलता है। क्या निकलता है, प्रिंट। तो फैक्स मशीन होती है, एक तो प्रिंट निकालने का काम करती तो आउटपुट होगी, और अपन इस पीसीयू आते थे, पहले पीसीयू आते थे, उसके माध्यम से कॉल कर सकते हैं। तो फैक्स मशीन से अपन कॉल भी कर सकते हैं। तो कॉल करना तो हो गया आपका इनपुट डिवाइस। कौन सा डिवाइस, इनपुट। और प्रिंट जैसी बाहर निकलना वो हो गया आपका आउटपुट डिवाइस। अगर दूसरे नंबर बात करें तो यहाँ पे एक शब्द दिया हुआ आपके सामने, मॉडेम। क्या दिया हुआ है, मॉडेम। नंबर 2 पे आ जाता है आपके सामने मॉडेम। मॉडेम जो कि आपकी वाईफाई की मशीन होती है। किसकी मशीन होती है, वाईफाई की मशीन होती है। वाईफाई का पूरा नाम आपको याद रखें, तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं वाईफाई का पूरा नाम भी बता देता हूं आपको। वायरलेस फिडेलिटी, वायरलेस फिडेलिटी, ये वाईफाई का पूरा नाम होता है। तो मॉडेम, अगर मॉडेम का पूरा नाम पूछे तो आपको याद रखना मॉड्यूलटर, डीमॉड्यूलटर, सॉरी यहाँ पे याद रखना मॉडेम का पूरा नाम, यहाँ पे लिख देता हूं थोड़ा सा। मॉडेम का पूरा नाम आपको याद रखना मॉड्यूलटर, डीमॉड्यूलटर। वाईफाई का पूरा नाम वायरलेस फिडेलिटी। तो मॉडेम होती है वो आपकी इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों रूप में कार्य करती है, जो कि वाईफाई की मशीन होती है, जो कि भौतिक तरंगों को आप एनालॉग को डिजिटल में बदलने का जो कार्य करती है वो करेगी आपके सामने मॉडेम डिवाइस। तो ये तो हो जाते हैं आपके सामने इनपुट और आउटपुट डिवाइस। विस्तृत जानकारी मैंने आपको बता दी है, कौन कौन से इनपुट होते हैं, कौन कौन से आउटपुट होते हैं, और आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन सीधा पूछा जाता है, निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस की श्रेणी में आता है या आउटपुट डिवाइस की श्रेणी में है या नहीं। नेक्स्ट अपन बात करें, अब इनपुट आउटपुट के अंदर आपका एक दो बस गए। तो इनपुट डिवाइस, और मैं बता देता हूं आपको, यहाँ पे एक नाम लिखा हुआ आपका MICR। क्या लिखा है यहाँ पे, MICR। इसका पूरा नाम आपको याद रखना है मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर।
मैग्नेटिक इन कैरेक्टर रीडर या रिकॉग्निशन, दो नाम से आप इसे संबोधित कर सकते हो। MICR मैग्नेटिक इन कैरेक्टर रीडर या रिकॉग्निशन। अब देखो MICR होता क्या, तो MICR अगर जैसे यहाँ पे IFSC कोड दिया हुआ आपकी बैंक पासबुक के अंदर, किसके अंदर, बैंक की जो पासबुक होती है उस पासबुक के अंदर MICR कोड होता है, वो 9 अंक का होता है। टोटल पूछे तो कितने अंक का होता है, और MICR आपका इनपुट डिवाइस होता है मैग्नेटिक इन कैरेक्टर रीडर या रिकॉग्निशन, इसका नाम आपको याद रखना है। और MICR होता है वो आपका 9 अंक का होता है। कितने अंक का होता है, 9 अंक का। अब MICR के अंदर आपके सबसे पहले 3 अंक, 9 अंक आपको यहाँ पे रेड अक्षर में बताते हैं, यहाँ पे 9 अंक कितने बताते हैं, 9। इनमें से देखो अगर बात करें तो अलग अलग 9 अंकों की जो आपको निर्धारित किए गए किस किस के लिए रखे गए, यहाँ पे ध्यान रखना है। तो पहले 3 अंक, किसका अंक, पहले जो 3 अंक होते हैं वो आपको नाम बताते हैं शहर का, सिटी का नाम बताते हैं, जैसे बालोतरा है, बाईतू है, बाड़मेर है, जोधपुर। अगले जो 3 अंक होंगे वो बताएंगे बैंक का नाम, किसका नाम बताते हैं, बैंक का नाम बताते हैं, जैसे कि आपकी SBI बैंक है, HDFC बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, ये अलग अलग बताते हैं। और पहले वाले 3 अंक किसके बताएंगे, आपका शहर का, जैसे कि आपकी बालोतरा है, बाड़मेर है, जोधपुर है, अलग अलग। और लास्ट जो 3 अंक होंगे, अंतिम जो आपके 3 होंगे, अंतिम जो 3 अंक होते हैं वो बताते हैं बैंक ब्रांच के बारे में। ब्रांच का अर्थ होता है शाखा, जैसे SBI की शाखा कितनी जगह पे, बालोतरा के अंदर 2 जगह पे, तो अलग अलग शाखा का नाम बताते हैं। तो MICR कोड मैग्नेटिक इन कैरेक्टर रीडर या रिकॉग्निशन 9 अंक के होते हैं टोटल। पहले 3 अंक शहर का नाम, 20 वाले 3 अंक बैंक का नाम, और अंतिम 3 होते हैं वो बैंक ब्रांच के बारे में बताने का कार्य किया जाता है। दूसरा आ जाता है इनपुट आउटपुट डिवाइस की श्रेणी में आपका, यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, नोट डाउन करते हुए चलना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपके सामने यहाँ पे क्वेश्चन लाए गए और पूरा विस्तृत बताया जा रहा है। नेक्स्ट आ जाता है आपके सामने BCR, क्या आ जाता है, BCR। इसका पूरा नाम आपको याद रखना है, बार कोड रीडर या रिकॉग्निशन, बार कोड रीडर या रिकॉग्निशन। अब देखो BCR होता क्या, ये आपकी इनपुट डिवाइस की श्रेणी में गिना जाता है। किसकी डिवाइस की श्रेणी में जाता है, इनपुट, और MICR भी किसमें, इनपुट के रूप में। बार कोड रीडर क्या होता है, यहाँ पे आपको देखो काली तथा सफेद लाइनें दिख रही, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, काली तथा सफेद लाइन दिख रही है, ये मशीन आती है। जैसे आपको शॉपिंग मॉल में जाओ, शॉपिंग मॉल या किसी भी बैंक खरीदारी के अंदर आप जाते हो तो बैंक के अंदर पासबुक का आपका BCR मशीन आती है, या शॉपिंग मॉल के अंदर आप जो प्रोडक्ट होता है, ये प्रोडक्ट के ऊपर काली तथा सफेद लाइन होती है, उनको कैसा करने का जो कार्य किया जाता है, जिसमें लेजर बीम किरणों का प्रयोग किया जाता है। BCR बार कोड रीडर, जिसके अंदर आप वस्तु प्रोडक्ट होता है उसको स्कैन करके आपको प्रोडक्ट का अमाउंट वगैरह मॉनिटर की स्क्रीन पर, और प्रोडक्ट का नाम वगैरह होता है वो आपको मॉनिटर की स्क्रीन पर बताने का कार्य करता है। तो BCR बार कोड रीडर ये आपकी इनपुट डिवाइस की श्रेणी में रखा जाता है। नेक्स्ट अपन बात करें तो मैंने आपको CPU के 3 भाग बताए थे। किसके भाग बताए थे, CPU के 3 भाग बताए थे। एक नाम बताया था आपको ALU, और दूसरा बताया था आपका CU कंट्रोल यूनिट, ALU अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। इसका तीसरा भाग आपको यहाँ पे याद रखना है, मेमोरी यूनिट। अब देखो मेमोरी मापने की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसका नाम आता है आपका बिट। याद रखना, मेमोरी मापने की सबसे छोटी इकाई होती है वो बिट आती है। अब इसमें मेमोरी में आपको क्वेश्चन पूछाएगा, या तो श्रृंखला के अंदर सीधा पूछ लेगा या पीछे वाला उल्टा पूछ लिया जाता है। तो मेमोरी मापने देखो, जैसे यहाँ पे सबसे पहला दिया हो 4 बिट, तो 4 बिट वो किसके बराबर होते हैं, तो एक निब्बल होता है, एक निब्बल या आधा बाइट होता है, वो जाके आपका 4 बिट के बराबर होता है। या 4 बिट किसके बराबर है, एक निब्बल के बराबर होता है। 8 बिट होते हैं वो 1 बाइट या 2 निब्बल के बराबर होता है। 8 बिट होते हैं किसके बराबर होते हैं, 1 बाइट या 2 निब्बल के बराबर होते हैं। उसके बाद में बात करें अपन यहाँ पे, तो यहाँ पे दिया हुआ 1024 बाइट। हमेशा मेमोरी की गणना होती है, मेमोरी को हिंदी में कहा जाता है संग्रहण इकाई। क्या कहा जाता है, संग्रहण इकाई कहा जाता है। तो मेमोरी जो यहाँ पे 1024 बाइट होते हैं वो 1 KB यानी किलो बाइट, नाम याद रखना KB, जिसको किलो बाइट के रूप में कहा जाता है। तो 1024 बाइट होती है वो जाके 1 KB बनाती, क्या बनाती है, 1 KB। अब 1024 किलो बाइट KB होगी वो किसके बराबर है, 1 MB के बराबर है। किसके बराबर है, 1 MB, या जिसको कहा जाता है मेगाबाइट, पूरा नाम भी पूछा जाता है आगे की श्रृंखला। जैसे ऐसे पूछ ले 1 मेगाबाइट किसके बराबर है, तो आपको याद रखना 1024 किलो बाइट के बराबर है। 1 किलो बाइट किसके बराबर है, 1024 बाइट के बराबर है। उल्टा भी पूछ ले सीधा भी पूछ ले, दोनों तरफ से आपको क्या करना है, याद रखना है। यहाँ पे मेमोरी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर आपको श्रृंखला का पूछा जाएगा निम्न में से, या सीधी पूछ ले बड़े के रूप में या छोटे के रूप में पूछ ले तो भी आपको क्या करना है, याद रखना है। उसके बाद में 1024 MB होती है वो किसके बराबर होती है,
सॉरी 1 जीबी के बराबर, किसके बराबर होती है 1 जीबी यानी गीगाबाइट के बराबर होती है। उसके बाद में आता है 1024 जीबी होती है वो किसकी 1024 टीबी के बराबर, टेराबाइट के बराबर होती है, किसके बराबर होती है टेराबाइट। और 1024 आपकी टीबी होती है वो 1 पेटाबाइट यानी पीबी के बराबर होती है। उसके बाद में आ जाता है 1024 पेटाबाइट होती है वो 1 एक्साबाइट के बराबर होती है, किसके बराबर होती है एक्साबाइट के। और 1024 एक्साबाइट होती है वो 1 जेटाबाइट के बराबर होती है। और 1024 जेटाबाइट होती है वो 1 योटाबाइट के बराबर होती है। इसमें आपको क्वेश्चन पूछेगा मेमोरी का श्रृंखला, तो सबसे छोटी इकाई आपको याद रखना है इसके अंदर 4 बिट होते हैं 1 निबल के बराबर, 8 बिट 1 बाइट के बराबर, 1024 बाइट 1 किलोबाइट के, केबी नाम रखना किलोबाइट। और 1024 केबी होती है वो 1 एमबी, 1024 एमबी 1 जीबी के बराबर, 1024 जीबी होती है वो 1 टीबी के बराबर। और 1024 टीबी होती है वो 1 पेटाबाइट। और 1024 पेटाबाइट होती है एक्साबाइट। और 1024 एक्साबाइट 1 जेटाबाइट। और 1024 जेटाबाइट होती है वो किसके बराबर होती है योटाबाइट के बराबर होती है। ये मेमोरी का क्वेश्चन होता है, पिछली बार भी एग्जाम के अंदर पूछा गया, तो ये भी आपको थोड़ा क्या करना है याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद में यहाँ पे मेमोरी के अंदर बात करें तो थोड़ा सा मेमोरी की ये जो श्रृंखला थी, अब एक आपको यहाँ पे याद रखना वर्ड लेंथ, एक शब्द लिख रहा हूं मैं यहाँ पे वर्ड लेंथ। वर्ड लेंथ का अर्थ होता है एक मेमोरी की जो इकाई होती है, एक निश्चित श्रृंखला होती है, क्या होती है निश्चित जो श्रृंखला होती है उसे वर्ड लेंथ कहा जाता है। जैसे 8 जीबी 16 जीबी 32 जीबी 64 जीबी 108 128 ये जो कहलाती है ये वर्ड लेंथ कहलाती है। ये भी थोड़ा आपको इसके अंदर याद रखना है। अब अगर बात करें अपन यहाँ पे मेमोरी के बारे में, तो थोड़ा सा डीपली अगर मैं जाऊं यहाँ पे मेमोरी के बारे में, तो आपको याद रखना है निम्न में से कौन सी मेमोरी आपकी क्या क्या काम आती है। मुख्यतः मेमोरी आपकी, तो आपको श्रृंखला में बड़े से छोटे की तरफ मैं यहाँ पे मेमोरी बताता हूँ। सबसे पहली आ जाती है आपके सामने रजिस्टर मेमोरी, कौन सी मेमोरी रजिस्टर मेमोरी। नंबर 2 पे आ जाता है आपके सामने केस मेमोरी, कौन सी मेमोरी बड़े से छोटे की ओर मैं बता रहा हूं यहाँ पे। और थर्ड नंबर पे आ जाता है आपके सामने प्राइमरी मेमोरी, कौन सी मेमोरी प्राइमरी मेमोरी। और चौथे नंबर आ जाता है आपके सामने सेकेंडरी मेमोरी, कौन सी मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी। सबसे पहले बात करें रजिस्टर मेमोरी, कंप्यूटर की सबसे छोटी और सबसे जो तेज मेमोरी होती है वो आपकी होती है रजिस्टर मेमोरी। कौन सी मेमोरी होती है रजिस्टर मेमोरी, और जो कि कई बार आपकी एक्सेस होती है और रिफ्रेश भी करने का कार्य करती है। तो रजिस्टर कंप्यूटर की सबसे तेज और सबसे शक्तिशाली सबसे छोटी मेमोरी आपकी, सबसे बड़ी मेमोरी केस मेमोरी रजिस्टर मेमोरी। नंबर 2 पे आ जाता है आपके सामने केस मेमोरी, जो कि मुख्य मेमोरी की तुलना में क्या होती है आपकी छोटी होती है और सस्ती भी होती है, इसमें डाटा भी एक्सेस किया जाता है। अगर बात करें अपन प्राइमरी मेमोरी, कौन सी मेमोरी थर्ड नंबर पे आ जाता है आपके सामने प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी के मुख्यतः 2 भाग होते हैं, कितने भाग होते हैं 2 भाग। एक नाम आता है आपका रैम, क्या नाम लिखा मैंने रैम, और नंबर 2 पे आ जाता है आपके सामने रोम। दोनों की तुलना आपको याद रखनी, क्या इसका पूरा नाम होता है क्या नहीं होता है। थोड़ा सा आपको यहाँ पे तो मेमोरी के बारे में अपने बात की थी, तो मेमोरी के अंदर आपको रजिस्टर मेमोरी भी आपको याद रखना था। मेमोरी के प्रकार बताए थे, जैसे कि आपको रजिस्टर मेमोरी सबसे तेज होती है, आपको 4 प्रकार याद रखना है आपको, रजिस्टर, केस मेमोरी, प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी। अब अपन प्राइमरी मेमोरी के अंदर बात करें तो यहाँ पे 2 शब्द दिए हुए, आपको एक नाम याद रखना रैम, क्या लिखा हुआ है रैम, और दूसरा जो आता है आपके सामने रोम, क्या आएगा एक नाम लिखा हुआ रैम और दूसरा आता है आपके सामने रोम। तो यहाँ पे अगर बात करें अपन रैम और रोम के बारे में, तो रैम इसका पूरा नाम आपको याद रखना है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम, जो कि प्राइमरी मेमोरी के अंदर आती है। प्राइमरी मेमोरी के आपके 2 प्रकार रहते हैं, एक रहता है आपका रैम और दूसरा रहता है रोम। तो यहाँ पे पहले बात करें अपन रैम के बारे में, रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसका पूरा नाम भी आपको याद रखना है। तो कंप्यूटर के अंदर रैंडम स्टोरेज मेमोरी, इसको बोला जाता है अस्थायी प्रकार की मेमोरी। कौन सी मेमोरी अस्थायी, या जिसे कहा जाता है वॉलेटाइल, नाम याद रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वॉलेटाइल प्रकार की मेमोरी अस्थायी, यानी कंप्यूटर के जब तक कार्य करते तो कार्य करने के समय की जो मेमोरी होती है वो हो जाती है आपके सामने रैम मेमोरी। जब तक कंप्यूटर आपने बंद कर दिया, बंद करती आपका कंप्यूटर का डाटा होता है वो रैम से क्या हो जाता है डिलीट हो जाती है। तो कंप्यूटर की एक प्रकार की अस्थायी मेमोरी होती है, उसे अपन रैम कहते हैं। क्या कहते हैं रैम, इसका पूरा नाम भी आपको याद रखना रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसे अपन क्या कह सकते हैं वॉलेटाइल प्रकार की मेमोरी कह सकते हैं। नंबर 2 पे बात करें तो यहाँ पे आ जाता है आपके सामने रोम, क्या आ जाता है रोम। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं रोम दूसरा प्रकार। रोम का पूरा नाम आपको याद रखना है रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, ये हो जाती है आपके सामने रोम का पूरा नाम। रोम जो कि आपकी कंप्यूटर की
रोम होती है वो आपके कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी होती है। कौन सी मेमोरी होती है? स्थायी मेमोरी होती है, जिसे नॉन वॉलेटाइल प्रकार भी कहा जाता है। वॉलेटाइल रहेगा जो कि रहेगा आपका रैम रहेगा, और नॉन वॉलेटाइल जो कि रहेगी आपकी रैम। तो यहाँ पे रोम, जिसका पूरा नाम रीड ओनली मेमोरी होती है, जो कि स्थायी प्रकार की मेमोरी होती है, जिसे नॉन वॉलेटाइल, कौन सी प्रकार की? नॉन वॉलेटाइल प्रकार की मेमोरी कहा जाता है। दो ही वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे। प्राइमरी मेमोरी के अंदर आती है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम आ जाती है रीड ओनली मेमोरी। अस्थायी होती है रैम, जिसे अपन वॉलेटाइल प्रकार की मेमोरी कहते हैं, और स्थायी होती है आपकी रोम, जिसे नॉन वॉलेटाइल मेमोरी कहा जाता है। उसके बाद में बात करें यहाँ पे, तो थोड़ा सा शब्द आपको यहाँ पे सीपीयू के अंदर आपके जो पार्ट होते हैं उनके बारे में आपको भी ध्यान रखना है। तो यहाँ पे सबसे पहला लिखा हुआ सीडी, क्या लिखा हुआ है? सीडी, जिसका पूरा नाम आपको याद रखना है कॉम्पैक्ट डिस्क। क्या होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क। कैसेट आती थी उसी प्रकार। और दूसरा नाम लिखा डीवीडी, इसका पूरा नाम होता है आपका डिजिटल वीडियो डिस्क। दो नाम भी आपको याद रखना है। और यहाँ पे लिखा हुआ आपका हार्ड डिस्क। क्या लिखा हुआ? हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क आपकी, आप पीसी के अंदर मानो बाय डिफॉल्ट एक प्रकार की ड्राइव होती है, जो आ जाती है आपकी सी ड्राइव होती है, वो आपकी बाय डिफॉल्ट ड्राइव कहलाती है, जो बाय डिफॉल्ट आपके पीसी के अंदर रहती है। हार्ड डिस्क, इसको शॉर्ट में एचडीडी, एचडीडी इसका पूरा नाम आ जाता है आपका हार्ड डिस्क ड्राइव। याद रखना, ये आपके सीपीयू के अंदर लगी होती है। उसके बाद में आ जाता है मेमोरी, जो कि अनस्ट्रेचेबल प्रकार की मेमोरी होती है। बाकी मेमोरी के बारे में आपको पूरा पढ़ाया गया है। नेक्स्ट अपन बात करें तो प्रैक्टिकल पार्ट के अंदर आपका थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे एक फोटो दिख रहा है आपको, यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, आराम से समझना है क्या क्या है क्या क्या नहीं है। अगर अपन बात करें तो सबसे पहले कंप्यूटर स्टार्ट किया जाता है। स्टार्ट करने के बाद में यहाँ पे देखो सबसे पहले छोटे छोटे ये फाइल फोल्डर दिख रहे हैं यहाँ पे, ये अलग अलग फाइल फोल्डर दिख रहे हैं, इनको कहा जाता है आइकन। क्या कहा जाता है? आइकन। अब यहाँ पे कंप्यूटर ऑन करने के बाद में सबसे पहले आपको कंप्यूटर को करना पड़ता है रिफ्रेश। क्या करना पड़ता है? रिफ्रेश। इसकी शॉर्टकट की होती है F5 की फंक्शन कुंजी। रिफ्रेश करोगे आइकन के अंदर हलचल। यहाँ पे कंप्यूटर ऑन करने के बाद में जैसे नाम लिखा हुआ श्रीराम कंप्यूटर एजुकेशन बाईतू में आपका हार्दिक स्वागत करता है। तो कंप्यूटर ऑन यानी पीसी स्टार्ट किया जाता है, ऑन किया जाता है। ऑन करने के बाद में पहली जो मॉनिटर की स्क्रीन दिखाई देती है उसे कहा जाता है डेस्कटॉप। ये काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। मॉनिटर ऑन करने के बाद में कंप्यूटर की जो पहली स्क्रीन होती है उसे डेस्कटॉप नाम से संबोधित किया जाता है। नेक्स्ट अगर बात करें तो यहाँ पे सबसे नीचे पट्टी दिख रही है आपको, कंप्यूटर के अंदर शब्द आता है आपके सामने बार, जिसको कहा जाता है आपके सामने टास्क बार। कौन सी बार कहा जाता है? टास्क बार। कंप्यूटर के अंदर मॉनिटर आपका आउटपुट डिवाइस की श्रेणी में रखा जाता है। मॉनिटर के अंदर सबसे नीचे जो पट्टी दिखाई दे रही है उनको टास्क बार के नाम से संबोधित किया जा सकता है। अगर बात करें यहाँ पे तो सबसे ऊपर वाली पट्टी दिखाई देगी, मॉनिटर में फाइल ओपन करते हैं सबसे ऊपर वाली पट्टी दिखाई देगी जिसको कहा जाता है टाइटल बार। कौन सी बार कहा जाता है? टाइटल बार। और ये जो ऑप्शन यहाँ पे दिख रहे हैं आपको, इंग्लिश लैंग्वेज है और डायरेक्ट एंड टाइम दिखाया जाता है, इसको कहा जाता है सिस्टम ट्रे। क्या कहा जाता है? सिस्टम ट्रे। और पूरा कार्य होता है हमेशा टास्क बार और सिस्टम ट्रे के माध्यम से चलाया जाता है। कंप्यूटर के अंदर कोई भी प्रोग्राम होता है वो सिस्टम ट्रे या टास्क बार के माध्यम से चलाया जाता है। नेक्स्ट अपन बात करें यहाँ पे तो आपका एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आता है, उसके बारे में थोड़ी सी यहाँ पे मैं विस्तृत जानकारी आपको बताऊंगा। तो ये लिखा हुआ आपके सामने MS वर्ड 2007 विंडो लिखा हुआ है। वर्तमान के अंदर विंडो के अलग अलग वर्जन आते हैं। सबसे पहले विंडोज का वर्जन याद रखना 1.0 आपका 1985 के अंदर। कब आया था? 1985 के अंदर पहला विंडोज का वर्जन दिया था। और वर्तमान के अंदर पूछे तो आपको विंडो का वर्जन चल रहा है 11। कौन सा चल रहा है? 11, जो कि 2021 के बाद में अपन 11 के ऊपर कार्य कर रहे हैं। तो यहाँ पे MS वर्ड 2007 के बारे में अपन काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल पार्ट के अंदर क्या क्या पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले अगर बात करें तो यहाँ पे एक शब्द दिया हुआ आपको, ऊपर वाली जो बार दिख रही है टाइटल बार। कौन सी बार दी हुई? टाइटल बार। तो MS वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, MS का पूरा नाम पूछे तो आपको याद रखना माइक्रोसॉफ्ट। क्या होता है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। MS का पूरा नाम आपको याद रखना माइक्रोसॉफ्ट। क्या कहलाता है? माइक्रोसॉफ्ट कहलाता है। माइक्रोसॉफ्ट जो कि MS वर्ड आपका MS माइक्रोसॉफ्ट एक प्रकार की एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी होती है, जिसकी स्थापना आपको याद रखनी 4 अप्रैल। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना 4 अप्रैल 1975 को बिल गेट्स और पॉल एलन, दो नाम के वैज्ञानिकों द्वारा माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की क्या हुई थी? स्थापना की गई थी। उसके बारे में बात करें अपन माइक्रोसॉफ्ट, इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC अमेरिका के अंदर है, जो कि एक प्रकार की सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी होती है।
सबसे पहले अगर माइक्रोसॉफ्ट आपको सबसे पहले इसमें अंदर नाम भी आपको याद रखना एमएस वर्ड का, और इसकी थोड़ी सी जानकारी मैं यहाँ पे बताऊंगा आपको, और इसको विस्तृत रूप में नोट आउट करते रखना, क्योंकि प्रैक्टिकल पार्ट के भी क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, जिसके माध्यम से आपका वहां पे आपको पीसी नहीं दिया जाएगा, प्रैक्टिकल पार्ट के भी क्वेश्चन आते हैं और थ्योरिकल दोनों के आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल 35 क्वेश्चन होते हैं, याद रखना 35 क्वेश्चन में से आपको 14 क्वेश्चन राइट करने अनिवार्य होते हैं आरएसएटी कंप्यूटर कोर्स के अंदर। जो एग्जाम होगा आपका 6 अक्टूबर को दिया गया। किसी भी एग्जाम से पूर्व तैयारी से पहले आपको ये क्लास एक बार जो पीछे वाली क्लास हो गई थी और ये भी जो पढ़ाया था वो आपको क्या करना है, शेयर करना है आगे दोस्तों को। जो अपना चैनल है, नाम याद रखना श्रीराम कंप्यूटर बाय 2 यूट्यूब पे चैनल है अपना, और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा आप स्टूडेंट के साथ में शेयर करें आप। नेक्स्ट अपन बात करें तो यहाँ पे सबसे पहला फाइल मेन्यू दिया हुआ, क्या दिया हुआ, फाइल मेन्यू। फाइल मेन्यू के द्वारा एमएस वर्ड का पूरे कार्य किया जाता है, अलग अलग प्रकार किया जाती है। इसके अंदर सबसे पहला ऑप्शन खुलता है आपका न्यू, क्या खुलता है, न्यू। इसकी शॉर्टकट की याद रखनी Ctrl+N। जब भी किसी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर नई फाइल, नई दस्तावेज लाना चाहते हैं, नई फाइल बनाना चाहते हैं, तो अपन उपयोग करेंगे न्यू का। किसका उपयोग करेंगे, फाइल मेन्यू के अंदर न्यू। दूसरा ऑप्शन आ जाता है आपके सामने सेव, क्या आ जाता है, सेव। इसकी शॉर्टकट की पूछे तो Ctrl+L। जब भी किसी भी फाइल को सुरक्षित या सहेजना चाहते हैं तो अपन उपयोग करेंगे Ctrl+S। जब भी किसी भी फाइल का नाम सेव करेंगे, जैसे मैंने इस फाइल का नाम दिया राजपुरोहित, क्या नाम दिया मैंने, राजपुरोहित, तो ये फाइल का नाम आपको हमेशा टाइटल बार पे बताएगा। कौन सी बार पे बताने का काम करेगा, टाइटल। जैसे यहाँ पे नाम लिखा हुआ एमएस वर्ड के अंदर डॉक्यूमेंट 1 लिखा हुआ, तो एक चीज ये भी आपको नोट आउट करनी है, एमएस वर्ड की फाइल का बाय डिफॉल्ट नाम क्या होता है, डॉक्यूमेंट 1। याद रखना यहाँ पे एमएस वर्ड की फाइल का जो बाय डिफॉल्ट नाम, क्या नाम होता है, बाय डिफॉल्ट जो नेम होता है फाइल का एमएस वर्ड की, वो होता है डॉक्यूमेंट 1। क्या होता है, डॉक्यूमेंट 1 एमएस वर्ड की फाइल का बाय डिफॉल्ट नाम होता है। किसी भी फाइल का नाम सेव किया हुआ हमेशा टाइटल बार पे बताने का कार्य करता है। उसके बाद में बात करें, एक ऑप्शन आता है आपके सामने फाइल मेन्यू के अंदर ओपन। ओपन की शॉर्टकट की होती है Ctrl+O। क्या होता है, ओपन का अर्थ होता है खोलना। जब भी किसी भी फाइल मैनेजर एक्सप्लोरर के अंदर पहले से सेव की गई फाइलें होती है, उन्हें आप खोलना चाहते हैं तो अपन Ctrl+O का उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करें यहाँ पे, तो थोड़ा सा और आपको याद रखना है यहाँ पे एक शॉर्टकट की मैं जो बता रहा हूं यहाँ पे, Ctrl+P। फाइल मेन्यू के अंदर ऑप्शन आता है जिसको कहा जाता है प्रिंट। प्रिंट को हिंदी में कहा जाता है मुद्रण, नाम याद रखना, मुद्रण कहा जाता है। तो प्रिंट करने की जो शॉर्टकट की होती है Ctrl+P। एक शब्द जो पीछे पूछा गया काफी, Ctrl+F2, Ctrl+F2 जिसे कहा जाता है प्रिंट प्रीव्यू। क्या कहा जाता है, प्रिंट प्रीव्यू, यानी दस्तावेज मुद्रित या प्रिंट, हिंदी में कहा जाता है मुद्रण। मुद्रित होने से पहले कैसे दिखाई देगा वो प्रतिलिपि देखने के लिए अपन प्रिंट प्रीव्यू ऑप्शन का उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद में बात करें एमएस वर्ड के बारे में, तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे और याद रखना है, अपन होम टैब का उपयोग कर रहे हैं एमएस वर्ड के अंदर, और जिसके अंदर आपको संपूर्ण जानकारी दी जाती है, कौन कौन सी किस टाइप में पूछा जाता है। क्वेश्चन ये भी आ जा सकता है कि प्रिंट ऑप्शन कौन सी मेन्यू में दिखाई देता है, तो भी ध्यान रखना होम मेन्यू के अंदर आपको फाइल मेन्यू। अब यहाँ पे शॉर्टकट की पहला ऑप्शन आता है पेस्ट। क्या लिखा हुआ, पेस्ट। इसकी शॉर्टकट की याद रखनी Ctrl+V। क्या लिखा हुआ, कंट्रोल के साथ में V। पेस्ट होता है जब भी किसी भी डाटा को आप कॉपी करोगे, यहाँ पे लिखा हुआ कट, यहाँ पे लिखा हुआ कॉपी, तो आपको याद रखना कट की शॉर्टकट की होती है Ctrl+X। और दूसरा नाम आता है आपके सामने कॉपी। क्या नाम आता है, कॉपी। इसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+C। कट या कॉपी किया गया डाटा आता है वो आप क्या कर सकते हो, पेस्ट कर सकते हो। शॉर्टकट की याद रखना, कंट्रोल के साथ में V होती पेस्ट की, और कंट्रोल के साथ में C होती कॉपी की, और कंट्रोल के साथ में X होता है वो क्या होता है, आपकी कट की शॉर्टकट की होती है। तो कट, कॉपी, पेस्ट तीनों की शॉर्टकट भी आपको क्या करनी है, याद रखनी है। नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है आपके सामने, यहाँ पे शब्द लिखा हुआ फॉर्मेट पेंटर। क्या लिखा हुआ, फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर क्या होता है, इसकी शॉर्टकट की पूछी जाती है Ctrl+Shift+C। फॉर्मेट पेंटर का अर्थ होता है जब भी किसी भी टेक्स्ट पर की गई फॉर्मेटिंग को आप किसी अन्य टेक्स्ट पर अप्लाई करना चाहते हैं तो अपन उपयोग करते हैं फॉर्मेट पेंटर का। किसका प्रयोग किया जाता है, फॉर्मेट पेंटर। यानी कि किसी शब्द को आपने बोल्ड किया है, उसको दूसरे शब्द पे बोल्ड करवाना, तो अपन फॉर्मेट पेंटर का उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे जो शब्द लिख रहा हूं मैं, थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। एक शब्द यहाँ पे आ रहा है आपके सामने, क्लिपबोर्ड लिखा हुआ। क्या लिखा हुआ है, क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड क्या होता है, कंप्यूटर की एक प्रकार की बफर स्टोरेज मेमोरी। कौन सी, बफर स्टोरेज मेमोरी
या अस्थायी मेमोरी। कौन सी मेमोरी? कंप्यूटर की एक प्रकार की बफर स्टोरेज मेमोरी या अस्थायी मेमोरी होती है जिसके अंदर कट या कॉपी किया गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन बोल रहा हूं, कट या कॉपी किया गया जो डाटा होता है वो सेव रहता है 1 से 24 तक। कहां से कहां तक? 1 से 24 तक जो डाटा सेव रहता है वो आपका क्लिपबोर्ड होता है। क्लिपबोर्ड पे आप जैसे क्लिक करोगे इधर आपको कट या कॉपी, जैसे अपन ने नाम लिखा, कोई भी राजपुरोहित नाम लिखा या लक्ष्मण नाम लिखा अपन ने, तो कट किया दोनों को, दोनों डाटा कट किया हुआ आपको या कॉपी किया गया डाटा किसमें सेव रहता है? क्लिपबोर्ड के अंदर। कितने तक रहता है? 1 से 24 तक। तो कंप्यूटर के एक प्रकार के अस्थायी बफर स्टोरेज मेमोरी होती है जिसके अंदर कट या कॉपी किया गया डाटा आपका क्या होता है? सेव रहता है। उसके बाद में बात करें अपन यहाँ पे तो थोड़ा सा विश्लेषण के रूप में अपन एमएस वर्ड के बारे में बात कर रहे हैं, ध्यान रखना है आपको। अब यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है आपके सामने फॉन्ट की फैमिली। मैं पूरी फॉन्ट की फैमिली आपके सामने बता देता हूं। सबसे पहला लिखा हुआ कैलबरी बॉडी। किसी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर, नाम याद रखना, किसी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर बाय डिफॉल्ट आपकी फॉन्ट की लैंग्वेज, फॉन्ट की जो शैली होती है, फॉन्ट की जो भाषा होती है, लैंग्वेज होती है, वो बाय डिफॉल्ट रहती है कैलबरी बॉडी। याद रखना, किसी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर बाय डिफॉल्ट फॉन्ट की भाषा, लैंग्वेज, शैली कौन सी होती है? कैलबरी बॉडी। और भी आती है, नाम भी याद रखना आपको, अरियल, एक तो आता है आपका अरियल ब्लैक, एक आ जाती है आपके सामने टाइम्स न्यू रोमन, एक आती है आपके सामने कैम्बिरा, एक नाम आता है आपके सामने कैनरा। ये अलग अलग नाम आते हैं जो इंग्लिश फॉन्ट के लिए काम आते हैं। और हिंदी के लिए जो फॉन्ट की भाषा, लैंग्वेज, शैली आती है उसका नाम आता है आपका कृतिदेव। क्या नाम आता है? कृतिदेव 010। और एक नाम आता है आपका डेवलस 010। ये दो लैंग्वेज होती है वो हिंदी टाइपिंग के लिए काम आती है। बाकी इंग्लिश के लिए अरियल ब्लैक, टाइम्स न्यू रोमन, कैलबरी बॉडी, कैलबरी लाइट अलग, लेकिन बाय डिफॉल्ट पूछे तो आपको याद रखना कैलबरी बॉडी। उसके बाद में यहाँ पे शब्द दिए हुए आपके सामने, थोड़ा सा इनको भी आपको नोट आउट करते हुए ध्यान रखना है। एक शब्द दिया हुआ यहाँ पे बोल्ड, क्या दिया हुआ है? फॉर्मेटिंग है बोल्ड, इसकी शॉर्टकट की आपको याद रखनी Ctrl+B। बोल्ड का अर्थ था शब्दों को गहरा करना। दूसरा शब्द लिखा हुआ इटालिक, क्या लिखा हुआ? इटालिक की शॉर्टकट की आपको याद रखनी Ctrl+I। जब भी किसी भी शब्द या टेक्स्ट को तिरछा रखना है तो आपको किसका उपयोग करेंगे? इटालिक का उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद में अपन बात करें फॉर्मेटिंग के प्रकार, आपको बता रहा हूं, थोड़ा सा याद रखना इसके अंदर। नेक्स्ट आ जाता है आपके सामने यहाँ पे अंडरलाइन। जब भी किसी भी, इसकी शॉर्टकट की याद रखना Ctrl+U। जब भी किसी भी वर्ड या शब्द के नीचे की तरफ में आपको अंडरलाइन लाना है तो अपन उपयोग करेंगे Ctrl+U फॉन्ट की। उसके बाद में आ जाती है आपके सामने फॉन्ट ग्रुप के अंदर फॉन्ट की आपकी साइज, क्या आ जाता है? फॉन्ट की साइज। एमएस वर्ड या किसी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर आपको याद रखना न्यूनतम यानी मिनिमम फॉन्ट साइज पूछे तो फॉन्ट ग्रुप लिस्ट के अंदर होती है 8, आपको याद रखना है। और मैक्सिमम का अर्थ होता है अधिकतम होती है तो आपको याद रखना 72। और बाय डिफॉल्ट यानी किसी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर, एमएस वर्ड के अंदर बाय डिफॉल्ट आपकी फॉन्ट की जो साइज होती है वो आपको याद रखना 11। ये तीनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, आपको याद रखना। एमएस वर्ड के अंदर फॉन्ट ग्रुप लिस्ट के अंदर, फॉन्ट ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर न्यूनतम फॉन्ट साइज पूछे तो 8 होती है, अधिकतम फॉन्ट साइज पूछे तो कितनी होती है? 72 होती है। और बाय डिफॉल्ट का पूछे तो आपको याद रखना 11 होती है। लेकिन सीधा क्वेश्चन आपका आता है एमएस वर्ड के अंदर फॉन्ट साइज न्यूनतम कितनी होती है और अधिकतम कितनी होती है? तो आपको याद रखना न्यूनतम फॉन्ट साइज आपकी कितनी, 1 पॉइंट से लगाकर अधिकतम 1638 पॉइंट तक आप क्या कर सकते हो? फॉन्ट साइज बढ़ा सकते हो। लेकिन फॉन्ट की फैमिली के अंदर, फॉन्ट ग्रुप लिस्ट के अंदर पूछे ना तो आपको ये याद रखना मिनिमम 8, अधिकतम पूछे तो 72 और बाय डिफॉल्ट पूछे तो 11। उसके बाद में यहाँ पे बात करें तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे और भी विश्लेषण के रूप में थोड़ा सा बता देता हूं आपको एमएस वर्ड के बारे में, क्योंकि प्रैक्टिकल के काफी क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, ध्यान रखना। अब यहाँ पे अगर बात करें तो आपके सामने पैराग्राफ ऑप्शन दिख रहा है, क्या दिख रहा है? पैराग्राफ। पैराग्राफ के अंदर एक शब्द आता है आपके सामने अलाइनमेंट। अलाइनमेंट मुख्यतः अलाइनमेंट के 4 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार होते हैं। सबसे पहला अलाइनमेंट आता है आपका लेफ्ट अलाइनमेंट। अलाइनमेंट इसकी शॉर्टकट की आ जाती है Ctrl+L। जब भी किसी भी टेक्स्ट को आप लेफ्ट से लिखना स्टार्ट करते हो, कहां से स्टार्ट करते हो? लेफ्ट से स्टार्ट करना है तो आप अलाइनमेंट में उपयोग करेंगे लेफ्ट अलाइनमेंट का। किसका उपयोग करेंगे? लेफ्ट। नंबर 2 पे आ जाता है आपके सामने राइट अलाइनमेंट। कौन सा अलाइनमेंट? राइट अलाइनमेंट आता है। इसकी शॉर्टकट की Ctrl+R। राइट अलाइनमेंट, जब भी किसी भी टेक्स्ट को राइट से स्टार्ट करना चाहते तो अपन राइट अलाइनमेंट का प्रयोग कर सकते हैं। नंबर 3 पे आ जाता है आपके सामने ऑप्शन
नंबर थर्ड पे आ जाता है आपके सामने सेंटर अलाइनमेंट। कौन सा अलाइनमेंट? सेंटर अलाइनमेंट, जिसकी शॉर्टकट की आपको याद रखनी कंट्रोल प्लस ई। सेंटर अलाइनमेंट का अर्थ है जब भी किसी भी टेक्स्ट को आपको मध्य में बीच में लाना चाहते हो, बीच में से स्टार्ट करना चाहते हो, तो अपन उपयोग करेंगे सेंटर अलाइनमेंट का। और लास्ट आ जाती है आपके सामने जस्टिफाई। जस्टिफाई इसकी शॉर्टकट की आपको याद रखना कंट्रोल प्लस जे, यानी जब भी किसी भी टेक्स्ट जो भी अपन ने लिखे उसको समायोजित या व्यवस्थित करना चाहते हैं तो अपन उपयोग करते हैं जस्टिफाई ऑप्शन का प्रयोग किया जा सकता है। ये अलाइनमेंट आपको क्या करना है, याद रखना है। उसके बाद में एक ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है आपको लाइन स्पेसिंग। क्या दिख रहा है? लाइन स्पेस। लाइन स्पेसिंग का अर्थ था जगह। किसी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर एमएस वर्ड के अंदर बाय डिफॉल्ट लाइन स्पेसिंग पूछे तो आपको याद रखनी 1.15 कितनी होती है? 1.15। उसके बाद में अलग अलग बात करते हैं, यहाँ पे और ऑप्शन आते हैं अलग अलग एमएस वर्ड के बारे में। नेक्स्ट ले लेता हूं मैं यहाँ से एमएस वर्ड के बारे में, कौन सा मेन्यू के अंदर कौन कौन सा ऑप्शन होता है या कौन कौन सा नहीं है। तो यहाँ पे एक मेन्यू दिख रहा है आपके सामने पेज लेआउट। क्या दिख रहा है? पेज लेआउट ऑप्शन दिख रहा है। पेज लेआउट मेन्यू के अंदर कौन कौन से ऑप्शन होते हैं तो थोड़े इंपॉर्टेंट है। एक शब्द पूछा जाता है आपके सामने मार्जिन। क्या लिखा हुआ यहाँ पे? मार्जिन। मार्जिन हमेशा ध्यान रखना एमएस वर्ड के अंदर बाय डिफॉल्ट मार्जिन कौन सा होता है? नॉर्मल। कौन सा होता है? नॉर्मल। और अपन को भी कौन सा मार्जिन रखना है? नॉर्मल रखना है। उसके बाद में ऑप्शन पूछा जाता है ओरिएंटेशन। क्या पूछा जाता है? ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन ये हमेशा दो प्रकार के होते हैं, पेज को अलग अलग प्रकार से लेने का काम आता है। एक शब्द आता है आपके सामने पोर्ट्रेट और एक आ जाता है आपके सामने लैंडस्केप। पोर्ट्रेट और लैंडस्केप दोनों ओरिएंटेशन के प्रकार होते हैं। एमएस वर्ड के अंदर बाय डिफॉल्ट पेज का जो ओरिएंटेशन होता है वो हो जाता है आपके सामने पोर्ट्रेट। कौन सा होता है? वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना एमएस। और पेज मार्जिन ऑप्शन कौन सी मेन्यू में दिखाई देता है? पेज लेआउट में। ओरिएंटेशन ऑप्शन कौन सी मेन्यू में दिखाई देता है? पेज लेआउट ऑप्शन में। उसके बाद में ऑप्शन आ जाता है आपके सामने साइज। क्या लिखा हुआ? साइज लिखा हुआ। तो साइज यहाँ पे बात करें अपन साइज के बारे में तो थोड़ा सा आपको याद रखना साइज लिखा हुआ है तो हमेशा ध्यान रखना प्रिंट करने के लिए। किसके लिए? प्रिंट की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस पी। प्रिंट की शॉर्टकट की, प्रिंट को हिंदी में कहा जाता है मुद्रण। प्रिंट करने के लिए जो पेपर की साइज रखी जाती है वो रखी जाती है A4 साइज। वेरी बाकी लेटर भी उपयोग कर सकते हो, लीगल भी उपयोग कर सकते हो। तो प्रिंट के लिए आपको जो पेपर की साइज रखी जाती है वो रखी जाएगी आपके सामने A4 साइज। उसके बाद में यहाँ पे ऑप्शन आते हैं अलग अलग, यहाँ पे भी थोड़ा आपको ध्यान में रखते हुए काम करना है। एक ऑप्शन दिख रहा है आपके सामने यहाँ पे वाटर मार्क ऑप्शन। क्या दिख रहा है? वाटर मार्क। वाटर मार्क। वाटर मार्क ऑप्शन ये क्वेश्चन पूछा गया था आपका और वाटर मार्क ऑप्शन के बारे में आपको क्या करना है? याद रखना है। इसके अंदर वाटर मार्क ऑप्शन होता है जब भी आप किसी भी कोचिंग के नोट्स के रूप में पीछे हल्के टेक्स्ट के रूप में अगर कुछ भी देना चाहते तो उसके लिए अपन उपयोग करते हैं वाटर मार्क ऑप्शन, जो कि कौन सी मेन्यू में दिखाई देता है? पेज लेआउट मेन्यू के अंदर दिखाई देता है। उसके बाद में अगर बात करें यहाँ पे तो आपके सामने एक मेन्यू ओपन हुआ है, यहाँ पे स्पेलिंग ग्रामर। स्पेलिंग ग्रामर आपको रिव्यू मेन्यू में दिखाई देगा। वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। तो रिव्यू मेन्यू के अंदर आपको कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? स्पेलिंग ग्रामर। यहाँ पे मैं टाइप कर रहा हूं स्पेलिंग ग्रामर। स्पेलिंग ग्रामर इसकी शॉर्टकट की पूछी जाती है F7। फंक्शन कुंजी याद रखना F7, यानी ग्रामर से संबंधित त्रुटि को हल करने के लिए अपन उपयोग करते हैं F7 फंक्शन कुंजी या स्पेलिंग ग्रामर, जिसके अंदर जब भी कोई वर्ड लिखते हैं उसके नीचे रेड लाइन आती है, उसको हटाने का जो कार्य किया जाता है वो आपका ग्रामर संबंधित त्रुटि के लिए स्पेलिंग ग्रामर। ये स्पेलिंग ग्रामर ऑप्शन होता है रिव्यू मेन्यू में, अंदर भी पूछा जाए तो भी याद रखना है। एक शब्द आता था आपके सामने हाइपरलिंक। हाइपरलिंक इसकी शॉर्टकट की भी आपको याद रखना कंट्रोल प्लस के। कंट्रोल प्लस के हाइपरलिंक किसी भी फाइल को लिंक के रूप में देने का कार्य करते हैं और हाइपरलिंक होता है वो आपकी इंसर्ट मेन्यू में होता है। कौन सी मेन्यू में होता है? इंसर्ट मेन्यू में दिखाई देता है। उसके बाद में बात करें अपन, नेक्स्ट आ जाता है आपके सामने व्यू मेन्यू। कौन सा मेन्यू? व्यू मेन्यू। व्यू मेन्यू की अगर बात करें एमएस वर्ड के अंदर कौन सा मेन्यू के अंदर कौन कौन सा ऑप्शन होता है वो भी आपको क्या करना, थोड़ा सा याद करते हुए नोट आउट करते हुए चलना है। बहुत ही एग्जाम की दृष्टि से आपको ये जो प्रैक्टिकल पार्ट लाया हूं मैं आपके सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। आपको एग्जाम के अंदर जो 6 अक्टूबर हो या कोई भी आरएससीटी का एग्जाम होता है उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अब अगर बात करें अपन व्यू मेन्यू के बारे में, व्यू मेन्यू के अंदर सबसे पहला ऑप्शन आ जाता है आपके सामने डॉक्यूमेंट व्यू। क्या नाम लिखा है? डॉक्यूमेंट व्यू। एमएस वर्ड के अंदर, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर बाय डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट व्यू होता है, वो होता है आपका प्रिंट लेआउट। याद रखना प्रिंट लेआउट।
MS वर्ड के अंदर बाय डिफॉल्ट आपका डॉक्यूमेंट व्यू होता है वो हो जाता है आपके सामने प्रिंट प्रीव्यू, प्रिंट लेआउट। कौन सा होता है? प्रिंट लेआउट। उसके बाद में यहाँ पे दिया हुआ है जूम प्रतिशत। क्या दिया हुआ है? जूम प्रतिशत। तो याद रखना किसी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर बाय डिफॉल्ट पेज का जूम प्रतिशत होता है वो होता है आपका 100%। कितना होता है? 100%। जबकि अगर बात करें अपन MS वर्ड के अंदर, किसके अंदर बात करें? MS वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर बात करें तो न्यूनतम जूम परसेंट आपका 10% से अधिकतम 500% तक अपन क्या कर सकते हैं? जूम प्रतिशत निकाल सकते हैं। ये मुख्य रूप से आपको MS वर्ड के बारे में ध्यान रखना है। उसके बाद में MS वर्ड के बारे में अगर मैं बात करूं तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे एक्सटेंशन भी याद रखना। मैं सबके लिखवाऊंगा आपको अलग अलग, लेकिन यहाँ पे एक्सटेंशन याद रखना है। एक्सटेंशन किसी भी फाइल को सेव करने का प्रकार होता है। एक्सटेंशन तो MS वर्ड की फाइल का एक्सटेंशन .doc, ये 2003 वर्जन थे, उनसे पहले उपयोग किया जाता है विंडो के अंदर, और वर्तमान के अंदर पूछे तो .docx। दोनों को ही आपको प्राथमिकता देनी है। .doc MS वर्ड की फाइल का एक्सटेंशन 2003 विंडो से पहले, और वर्तमान के अंदर पूछे तो .docx, ये हो जाएगा आपका वर्तमान के अंदर। दोनों ऑप्शन साथ में हो तो प्राथमिकता आपको देनी .docx को। दोनों अगर ये वाला .doc है ये भी सही है आपका, .docx ये भी सही है, लेकिन प्राथमिकता दोनों अगर साथ में तो किसमें देना? .docx। उसके बाद में बात करें अपन MS वर्ड के बारे में, तो वर्ड तो आपका कंप्लीट होता है जिसके अंदर आपको फाइल मेन्यू भी ध्यान रखना है। कौन कौन से होम मेन्यू के अंदर ये कौन कौन से ऑप्शन होते हैं वो भी ध्यान रखना है आपको। ये फाइल मेन्यू जो होता है वो इंपॉर्टेंट रहता है आपके सामने, जिसके अंदर आपका एक ऑप्शन आता है न्यू का, Ctrl+N बताई मैंने आपको, ओपन, Ctrl+O शॉर्टकट की, सेव Ctrl+S, सेव जो होती है वो F12 होती है, प्रिंट होती है Ctrl+P, अलग अलग प्रकार से उपयोग कर सकते हैं, ये ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है MS एक्सेल। क्या आ जाता है? MS एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में अपन यहां से पढ़ते हैं। तो सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आपका एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो कि स्प्रेडशीट प्रोग्राम, जिसके अंदर गणितीय एवं संक्रिय गणनाएं करने का जो कार्य किया जाता है वो MS एक्सेल के बारे में किया जाएगा। सबसे पहले MS एक्सेल की फाइल को सेव करते हैं, तो सेव करते ही इसका आ जाता है आपके सामने एक्सटेंशन। क्या आ जाता है? एक्सटेंशन। तो याद रखना .xls, 2003 विंडोज से पहले इसका एक्सटेंशन होगा, और वर्तमान के अंदर पूछे .xlx, ये आ जाएगा इसका वर्तमान के अंदर एक्सटेंशन। दोनों को प्राथमिकता देनी है, दोनों में से जो पूछे आपको तो वर्तमान के अंदर आपको याद रखना है .xls। अब एक्सेल की फाइल जैसी ओपन होती इस पूरी फाइल को कहा जाता है वर्कबुक। नाम याद रखना, एक्सेल की फाइल ओपन होती इस फाइल को क्या कहा जाता है? वर्कबुक। और एक वर्कबुक के अंदर अनेक प्रकार की क्या होती है? आपकी वर्कशीट होती है। क्या होती है? वर्कशीट होती है। एक्सेल के अंदर याद रखना पूरी फाइल को वर्कबुक कहा जाएगा, और एक्सेल के अंदर अब एक्सेल के अंदर अपन वर्कबुक पूरी फाइल जब ओपन करते हैं एक्सेल की फाइल को तो उसको वर्कबुक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वर्कबुक। और एक वर्कबुक के अंदर अनेक प्रकार की क्या होती है? वर्कशीट होती है। अगर एक्सेल के अंदर अपन बात करें तो सबसे पहले सबसे ऊपर वाली बार टाइटल बार होती है, टाइटल बार के नीचे मेन्यू बार, ये टाइटल बार ऊपर, मेन्यू बार के नीचे रिबन या टैब होते हैं, और सबसे नीचे वाली टास्क के ऊपर होती है आपकी हॉरिजॉन्टल बार, सॉरी स्टेटस बार, स्टेटस के ऊपर हॉरिजॉन्टल, और खड़ी वाली बार होती है वर्टिकल बार। ये कंप्यूटर के अंदर अलग अलग प्रकार की बार होती है। अगर बात करें अपने एक्सेल के अंदर तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक बार और एक्स्ट्रा आती है आपके सामने, जहाँ के शुरुआत के अंदर एक्सटेंशन भी आपको याद रखना .xlx होता है, ध्यान रखना ये भी आपको। एक्सेल की फाइल को वर्कबुक के नाम से जाना जाता है, और एक वर्कबुक के अंदर अनेक प्रकार की क्या होती है? वर्कशीट होती है। अब यहाँ पे बात करें एक्सेल के अंदर एक FX होता है, फॉर्मूला बार, जहाँ पे पूरे फॉर्मूले दर्शाए जाते हैं। अगर बात करें MS एक्सेल के अंदर ये A B C ये जो दिख रहे हैं आपको, इनको कहा जाता है कॉलम। क्या कहा जाता है? कॉलम। और यहाँ पे जो 1 2 3 दिखाई दे रहे हैं इनको कहा जाता है रो। क्या कहा जाता है? रो। एक्सेल के अंदर रो की संख्या आपको याद रखनी 10,48,577, और कॉलम की जो संख्या होती है वो होती है आपके सामने 16,384। दोनों को आपको क्या करना है? नोट आउट कर देना है। कॉलम की संख्या पूछे तो याद रखना आपको 16,384, और रो की संख्या पूछे तो कितनी होती है टोटल? 10,48,577। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा डीपली अगर बात करें एक्सेल के बारे में तो एक शब्द पूछा जाता है आपको, रो की संख्या याद रखनी, कॉलम की संख्या याद रखनी। कॉलम 16,384, रो 10,48,577। अगर बात करें यहाँ पे जैसे A1 लिखा हुआ है, यहाँ पे A1 लिखा हुआ है, तो MS एक्सेल के अंदर इसको सेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जैसे ये वाली की ये वाली आपकी एरो दिख रही है आपको, सेल कहा जाता है। एक सेल का निश्चित पता आपको दिखाई देता है नेम बॉक्स के अंदर। किसके अंदर दिखाई देता है? और एक्सेल के अंदर हमेशा जो गणना होती है वो किससे होती है? पहले हमेशा कॉलम की होती है। किसकी होती है? पहले हमेशा गणना कॉलम की होती है। और एक चीज आपको याद रखना, एक्सेल के अंदर जब फॉर्मूले स्टार्ट होते हैं तो सबसे पहले फॉर्मूले के आगे जो सिंबल होता है वो बराबर का चिन्ह से फॉर्मूले क्या होते हैं? स्टार्ट किए जाते हैं।
अब बात करें अपन एक्सेल के अंदर, तो थोड़ा सा आपको इसके अंदर और भी याद रखना है। यहाँ पे फाइल मेन्यू आपका होता है पूरा सेम होता है, कट कॉपी पेस्ट आपका सेम होता है, फॉर्मेट पेंटर बोल्ड वगैरह ये सब सेम होती है। अब फॉन्ट की लैंग्वेज यहाँ पे आपके सामने कैलबरी बॉडी बाय डिफॉल्ट होती है। फॉन्ट साइज न्यूनतम 8 होती है, अधिकतम 72 होती है, बाय डिफॉल्ट 11, ये भी याद रखना है। लेकिन एक्सेल के अंदर सीधा पूछे फॉन्ट साइज, तो न्यूनतम होती है आपकी 10 पॉइंट से लगाकर अधिकतम अपन एमएस एक्सेल के अंदर आपका अधिकतम का ऑप्शन नहीं होता, ध्यान रखना थोड़ा। एक्सेल के अंदर आपको यहाँ पे फॉन्ट साइज अलाइनमेंट सेम के सेम होंगे। एक ऑप्शन आता है मर्ज सेंटर, क्या लिखा हुआ मर्ज सेंटर, यानी 2 या 2 से अधिक सेल, 2 या 2 से अधिक जो आपकी सेल होती है उनको एक साथ में मर्ज करता, साथ में करने का जो कार्य करता है वो मर्ज सेंटर ऑप्शन उपयोग में लिया जाता है। उसके बाद में फॉर्मूले के अंदर ध्यान रखना, एमएस एक्सेल के अंदर फॉर्मूले की जो शुरुआत होती है वो आपको बराबर के चिन्ह से स्टार्ट किया जा सकता है, और बराबर का चिन्ह लगाना आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। फॉर्मूले की शुरुआत बराबर के साइन से शुरू की जाती है। नेक्स्ट आ जाता है आपके सामने यहाँ पे एक्सेल के अंदर, यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है आपके सामने वर्कशीट व्यू। कौन सा व्यू? वर्कशीट व्यू। एमएस एक्सेल के अंदर बाय डिफॉल्ट वर्कशीट व्यू पूछे तो होता है आपका नॉर्मल। कौन सा होता है? नॉर्मल। एमएस एक्सेल के अंदर बाय डिफॉल्ट वर्कशीट व्यू पूछे तो आपको याद रखना नॉर्मल व्यू के अंदर दिखाई देता है। उसके बाद में इसके अंदर इंसर्ट मेन्यू सेम होता है, हाइपरलिंक पेज लेआउट भी सेम होता है, फार्मूला के अंदर फार्मूला दर्शाए जाते हैं, डाटा के अंदर डाटा से तुलना से संबंधित दिखाए जाते हैं। एक्सेल के अंदर भी वो भी ध्यान रखना, एमएस एक्सेल के अंदर इसका एक्सटेंशन होता है .xls 2007 वर्जन से पहले, और वर्तमान के अंदर .xls ये एक्सटेंशन होता है एमएस एक्सेल का, ये भी ध्यान रखना है। फॉर्मूला कौन कौन सी बार के अंदर कौन कौन से दर्शाए जाते हैं वो भी ध्यान रखना है। एमएस एक्सेल के अंदर डुप्लीकेट वैल्यू को ढूंढना है तो भी डुप्लीकेट का भी ऑप्शन अलग अलग आते हैं आपके सामने, और जो कि स्प्रेडशीट आपका प्रोग्राम रहता है एमएस एक्सेल। और देखो एमएस एक्सेल के अंदर आपको फॉर्मूले की शुरुआत, अब एक चीज जो पीछे वाला पेपर हुआ था उसके अंदर पूछा गया था एमएस एक्सेल का, तो देखो एमएस एक्सेल क्या काम करता थोड़ा सा मैं इसके अंदर बता दूं आपको। यहाँ पे एमएस एक्सेल के अंदर जैसे आपने कोई वैल्यू लिखी, क्या लिखी आपने? कोई भी वैल्यू लिखी, आपने वैल्यू लिखी, वैल्यू आपकी गलत होती है, क्या होती है? रॉन्ग होती है। तो हमेशा ध्यान रखना आपकी एक्सेल के अंदर हेज ऑप्शन होते हैं, वो आपको वैल्यू के अंदर प्रदर्शित, कोई भी गलत वैल्यू आप टाइप करते हैं वो अपने आप हेजेज के रूप में प्रदर्शित करने का जो कार्य करता है वो करेगा आपके सामने एमएस एक्सेल के रूप में। नेक्स्ट आ जाता है टॉपिक आपके सामने प्रैक्टिकल के अंदर एमएस पावर पॉइंट। क्या आ जाता है? एमएस पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, एमएस पावर पॉइंट। इसको शॉर्ट में अपन पीपीटी नाम से कह सकते हैं। पीपीटी इसका पूरा नाम आपको याद रखना, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पीपीटी। वर्तमान के अंदर अपन बात करें इसका एक्सटेंशन आता है, एक्सटेंशन वेरी इंपॉर्टेंट रहता है प्रत्येक फाइल का .ppt पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। ये 2003 वर्जन से क्या होगा पहले था, और वर्तमान के अंदर पूछे तो .pptx, दोनों को याद रखना, ये वर्तमान के अंदर 2007 के बाद में उपयोग में किया जा रहा है। तो .ppt ये भी आपको ध्यान रखना, एमएस पावर पॉइंट की फाइल का एक्सटेंशन। और दोनों ही ऑप्शन आपके साथ में आए तो आपको थोड़ा ध्यान रखना, .pptx को क्या करना है आपको प्राथमिकता देना। .ppt 2003 विंडो से पहले, .pptx 2003 विंडो के बाद में आपको याद रखना है। अब देखो पावर पॉइंट के अंदर बात करें तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे मैं जो एग्जाम की दृष्टि से अपन बात करूं मैं पावर पॉइंट के बारे में, तो कुछ शॉर्टकट के भी बता रहा हूं और थोड़े वाले ऑप्शन भी यहाँ पे ऑप्शन में बता देता हूं। पावर पॉइंट के अंदर जब फाइल आप ओपन करते ये जो भाग दिख रहा है इसको कहा जाता है स्लाइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्लाइड कहा जाता है। और आप अधिकतम 9 जो स्लाइड होती है 9 स्लाइड का अपन क्या कर सकते हैं? अधिकतम प्रिंट दे सकते हैं। ये भी आपको याद रखना है। ये टाइटल होता है, टाइटल का होता है शीर्षक, और यहाँ पे आपको सब टाइटल लिखना, और नीचे की तरफ में आपको एक पट्टी दिखती है उसके अंदर आपको नोट्स के रूप में और भी कुछ भी लिख सकते हो पावर पॉइंट के अंदर। ठीक है, अगर पावर पॉइंट के बाद में बात करें तो यहाँ पे सबसे पहला दिया हुआ न्यू स्लाइड। क्या दिया हुआ? न्यू स्लाइड। तो एमएस पावर पॉइंट के अंदर नई स्लाइड लाने की जो शॉर्टकट की होती है वो होती है आपके सामने Ctrl+M। एमएस पावर पॉइंट के अंदर नई स्लाइड लाने की शॉर्टकट की होती है Ctrl+M। अब एक स्लाइड आपकी बनी हुई है, एक स्लाइड आपकी क्या हुई? बनी हुई है, उसकी आपको डुप्लीकेट आपको स्लाइड बनानी तो एक शॉर्टकट की आती है Ctrl+D। शॉर्टकट की याद रखना, Ctrl+D होती है। एक स्लाइड बना के बैठे, उसकी डुप्लीकेट स्लाइड आपको चाहिए तो कंट्रोल के साथ में D ऑप्शन का उपयोग किया जा सकता है। उसके बाद में यहाँ पे लेआउट के अंदर जाके आप अलग अलग फॉर्मेट में चेंज कर सकते हो, डिलीट एंड डिलीट कर सकते हो आप। बाकी फॉन्ट की फैमिली सेम रहती है। फॉन्ट की फैमिली के अंदर बाय डिफॉल्ट लैंग्वेज कैलबरी। यहाँ पे फॉन्ट साइज बात करें तो न्यूनतम होती है आपकी एमएस
8 और अधिकतम होती है 96। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट याद रखना। फॉन्ट की साइज होती है एमएस पावर पॉइंट के अंदर न्यूनतम होती है 8 और अधिकतम पूछे तो 96 का प्रयोग किया जा सकता है 96। अगर बात करें अपन पावर पॉइंट के अंदर तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे और शॉर्टकट की मैं बता देता हूँ पावर पॉइंट की। यहाँ पे दिया हुआ पेज सेटअप डिजाइन मेन्यू के अंदर आपको पेज दिया हुआ है। तो एमएस पावर पॉइंट के अंदर मैंने पेज ओरिएंटेशन बताए थे। क्या बताया था आपको? पेज ओरिएंटेशन बताए थे। ओरिएंटेशन दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है आपका पोर्ट्रेट, क्या होता है पोर्ट्रेट, और दूसरा आ जाता है आपके सामने लैंडस्केप। तो याद रखना एमएस वर्ड के अंदर बाय डिफॉल्ट पोर्ट्रेट, एमएस एक्सेल के अंदर बाय डिफॉल्ट पोर्ट्रेट, जबकि एमएस पावर पॉइंट के अंदर बाय डिफॉल्ट आपका पृष्ठ का जो ओरिएंटेशन होता है वो कौन सा होता है? बाय डिफॉल्ट लैंडस्केप होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट याद रखना, एमएस पावर पॉइंट के अंदर बाय डिफॉल्ट पृष्ठ ओरिएंटेशन पूछे तो लैंडस्केप होता है। उसके बाद में यहाँ पे बात है स्लाइड। तो साइज आपकी दो प्रकार की होते हैं, पोर्ट्रेट, लैंडस्केप। आपको लैंडस्केप बाय डिफॉल्ट भी होता है और लैंडस्केप में कार्य करना है। नेक्स्ट अगर बात करें यहाँ पे पावर पॉइंट के अंदर तो थोड़ा नीचे की तरफ अपन आते हैं। एक मेन्यू आपके सामने ओपन करता हूं मैं, स्लाइड शो मेन्यू। कौन सी मेन्यू? स्लाइड शो मेन्यू। यहां पे दिया हुआ स्लाइड शो। कौन सी मेन्यू? स्लाइड शो। स्लाइड शो की बात करें तो स्लाइड शो एमएस पावर पॉइंट के अंदर आपको स्लाइड शो स्टार्ट करना। क्या करना? स्लाइड शो स्टार्ट करने की जो शॉर्टकट की पूछी जाती है F5 की फंक्शन कुंजी याद रखना। एमएस पावर पॉइंट के अंदर स्लाइड शो, आपको पहली स्लाइड से आपको स्लाइड शो स्टार्ट करना तो अपन उपयोग करेंगे स्लाइड शो F5 की शॉर्टकट की, जिसका आता है फ्रॉम बिगिनिंग। एक शब्द आता है आपके सामने फ्रॉम बिगिनिंग। उसके बाद में अपन बात करें, यहां पे ऑप्शन आता है फ्रॉम करंट स्लाइड। फ्रॉम करंट स्लाइड। करंट स्लाइड का अर्थ क्या होता है? फ्रॉम करंट स्लाइड, जिसकी शॉर्टकट की वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है शिफ्ट प्लस F5 की। क्या होती है? शिफ्ट के साथ में F5 की होती है, जो कि फ्रॉम करंट स्लाइड का उपयोग करती है। करंट स्लाइड का अर्थ होता है वर्तमान के अंदर जिस स्लाइड, जैसी 10 स्लाइड आपकी पावर पॉइंट के अंदर, आप 10 स्लाइड में जैसे 5 नंबर स्लाइड पे खड़े हो, 5 ही नंबर स्लाइड से आपको स्लाइड शो स्टार्ट करना है तो अपन उपयोग करेंगे फ्रॉम करंट स्लाइड, जिसकी शॉर्टकट की होती है शिफ्ट के साथ में F5 की। ये भी थोड़ा आपको याद रखना है। अब आपने प्रेजेंटेशन स्टार्ट किया स्लाइड शो, बीच में अगर रोकना है तो उसकी शॉर्टकट की होती है S। जब आप एस प्रेस करोगे तो आप स्लाइड शो के अंदर बीच में स्लाइड शो को रोक सकते हैं। एक स्लाइड की डुप्लीकेट स्लाइड बनानी तो शॉर्टकट की आ जाएगी कंट्रोल प्लस डी के माध्यम से स्लाइड शो। स्लाइड शो स्टार्ट करना करंट स्लाइड से तो अपन उपयोग करते हैं F5 की फंक्शन कुंजी, जिसके माध्यम से स्लाइड शो, जिस स्लाइड आपको करंट स्लाइड से स्टार्ट करना है तो शिफ्ट के साथ में F5 की, और स्लाइड शो पहली स्लाइड से स्टार्ट करना है तो आपकी शॉर्टकट की आ जाएगी F5 कुंजी। ये आ जाएगी आपकी पावर पॉइंट के अंदर स्लाइड शो। नेक्स्ट अपन बात करें पावर पॉइंट के अंदर, ये तो पावर पॉइंट के अंदर आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। एक ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे मेन्यू के अंदर आपको, व्यू मेन्यू के अंदर। कौन सी मेन्यू के अंदर? व्यू मेन्यू के अंदर दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे प्रेजेंटेशन व्यू। प्रेजेंटेशन व्यू ये भी आपको याद रखना है। एमएस पावर पॉइंट के अंदर बाय डिफॉल्ट प्रेजेंटेशन व्यू होता है, वो होता है आपका नॉर्मल। कौन सा होता है? नॉर्मल। एमएस वर्ड के अंदर बाय डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट व्यू होता है, प्रिंट लेआउट। एमएस पावर पॉइंट के अंदर बाय डिफॉल्ट वर्कशीट व्यू होता है, वो होता है आपका नॉर्मल। और एमएस पावर पॉइंट के अंदर बाय डिफॉल्ट आपका जो प्रेजेंटेशन व्यू होता है वो कौन सा होता है? आपको नॉर्मल। कौन सी मेन्यू में दिखाई देता है? व्यू मेन्यू में। कौन कौन सा ऑप्शन किस किस मेन्यू में दिखाई देते हैं वो भी आपको क्या करना है? याद रखना है। नेक्स्ट अपन बात करें, यहां पे से थोड़ा ध्यान रखना है आपको। अब देखो नेक्स्ट अपन पावर पॉइंट के बारे में यहां से आपको जो बताया वो चीजें आपको क्या करनी है? ध्यान रखनी है। अगर शॉर्टकट की के बारे में बात करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको शॉर्टकट की पूछी जाती है जो आपकी बेसिक यहाँ पे रहेगी, थोड़ा सा इनको भी नोट डाउन करते हुए ध्यान में रखते हुए काम करना है। शॉर्टकट की मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूं। यहाँ पे सबसे पहली शॉर्टकट की आ जाती है कंट्रोल के साथ में ए।
जब भी किसी भी चयनित डाटा आपको सेलेक्ट करना है, किसी भी एमएस वर्ड के अंदर, एक्सेल के अंदर डाटा सेलेक्ट करने की शॉर्टकट की आती है कंट्रोल ए। दूसरा ऑप्शन आता है कंट्रोल बी, जब भी किसी भी शब्द को बोल्ड या गहरा करने का जो कार्य करेगा वो करेगा कंट्रोल बी। तीसरा ऑप्शन आता है कंट्रोल सी, कॉपी की शॉर्टकट की, जो भी सिलेक्टेड टेक्स्ट होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट होता है, उसको आप कॉपी करना चाहते हो तो शॉर्टकट की आ जाएगी कंट्रोल के साथ में सी। उसके बाद में ऑप्शन आता है कंट्रोल डी, डुप्लीकेट, यानी फॉन्ट डायलॉग बॉक्स भी ओपन कर सकते हो, और यहाँ पे कुछ कीज भी ध्यान रखनी है आपको। कंट्रोल ई, एडिट का ऑप्शन भी आ जाता है, वो भी ध्यान रखना। और एक आपको मैंने बताया था सेंटर अलाइनमेंट, अलाइनमेंट के 4 प्रकार बताए थे। सेंटर अलाइनमेंट में मध्य से स्टार्ट करने के भी कंट्रोल ई का उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद में ऑप्शन आता है कंट्रोल एफ, फाइंड का अर्थ शब्दों को ढूंढना, किसी भी शब्द या अक्षर को खोजने या ढूंढने का जो कार्य किया जाता है वो किया जाएगा आपके सामने। शॉर्टकट की याद रखनी है आपको, कंट्रोल एफ के माध्यम से अपन उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है कंट्रोल के साथ में आपके सामने जी, गो टू, यानी जब एमएस वर्ड के अंदर कार्य करे, आपके पास में 50 पेज, आप सीधे 10 नंबर पेज के ऊपर जाना चाहते हो तो गो टू के माध्यम से अपन क्या कर सकते हैं, जा सकते हैं, कंट्रोल जी। उसके बाद में कंट्रोल एच, ये ऑप्शन आ जाता है रीप्लेस, एक स्थान पर दूसरा नाम देने के लिए रीप्लेस ऑप्शन का उपयोग कर सकते हैं। कंट्रोल आई, शब्दों को इटालिक करने की शॉर्टकट की। कंट्रोल जे, अलाइनमेंट का बताया था, जस्टिफाई करने का कार्य करेगा। कंट्रोल के साथ में के, इंसर्ट हाइपरलिंक, हाइपरलिंक जो ऑप्शन होता है मैंने बताया आपको, हाइपरलिंक की शॉर्टकट की याद रखनी, कंट्रोल के। उसके बाद में कंट्रोल एल, अलाइनमेंट लेफ्ट, अलाइनमेंट लेफ्ट के 4 प्रकार बताए थे, याद रखना, कंट्रोल एल लेफ्ट अलाइनमेंट। कंट्रोल एम, आपको मिनिमाइज करने का, या हैंगिंग इंडिडेंट को आप जो बनाते हैं उसको मिनिमाइज करने का कंट्रोल एम काम करेगा। कंट्रोल एन, न्यू फाइल। कंट्रोल ओ, पुरानी फाइलों को खोलना, ओपन करना। कंट्रोल पी, याद रखना, प्रिंट, और प्रिंट के लिए जो पेपर की साइज रखी जाती है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना, A4 रखी जाती है। उसके बाद में कंट्रोल क्यू होता है, आपको क्विट का अर्थ बाहर आने के लिए, जब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में खोल के बैठो कंट्रोल क्यू प्रेस करो, बाहर आने के लिए क्विट ऑप्शन उपयोग करते हैं। कंट्रोल आर, आपका राइट अलाइनमेंट भी उपयोग किया जाता है और रिफ्रेश करने का भी कार्य कर सकते हैं। कंट्रोल एस, सेव की शॉर्टकट की जाती है किसी भी फाइल को, और कंट्रोल टी, आपकी न्यू टैब की उपयोग भी ली जाती है, और कट का भी उपयोग ले सकते हैं। कंट्रोल यू, अंडरलाइन करने की। कंट्रोल वी, आपकी पेस्ट करने की, कट या कॉपी के डाटा होता है उसको पेस्ट करने के लिए। और कंट्रोल डब्ल्यू आता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है और पूछा भी जाता है, ध्यान रखना आपको थोड़ा यहाँ पे। कंट्रोल के साथ में डब्ल्यू, क्या लिखा हुआ, कंट्रोल के साथ में डब्ल्यू, क्लोज, आप एक फाइल के ओपन करके बैठे उस फाइल से क्लोज होना चाहते हो तो कंट्रोल डब्ल्यू ऑप्शन का उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है कंट्रोल एक्स, कट करना, जब भी चयनित डाटा होता है उसको कट करने का जो कार्य करता है वो करेगा आपके सामने कंट्रोल के साथ में डब्ल्यू। उसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है आपके सामने कंट्रोल के साथ में वाई, रीडू की ऑप्शन की शॉर्टकट की हो जाती है, और कंट्रोल के साथ में जेड, अंडू ऑप्शन, ये दोनों शॉर्टकट की आपको याद रखनी है। कंट्रोल जेड होती है वो अंडू की, अंडू का अर्थ होता है जब भी किसी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ने लास्ट एक्शन दिया उसको हटाने का जो कार्य किया जाता है वो करेगा कंट्रोल जेड, और वापस जो हटाई गई प्रतिक्रिया उसको लाने का वापस काम करता है रीडू, कंट्रोल के साथ में वाई, रीडू की, और अंडू की शॉर्टकट की हो जाती है कंट्रोल के साथ में जेड। ये बेसिक आपको शॉर्टकट की याद रखनी है। उसके बाद में एमएस ऑफिस होती है, उसकी आपको कुछ शॉर्टकट की है वो भी आपको याद रखनी है यहाँ पे, एमएस ऑफिस की। तो सबसे पहले आ जाती है आपके सामने कंट्रोल एन, न्यू डॉक्यूमेंट बनाने के लिए। कंट्रोल के साथ में ओ, ओपन डॉक्यूमेंट खोलने के लिए, और कंट्रोल के साथ में एस, किसी भी फाइल को सेव करने के लिए, और कंट्रोल के साथ में पी, प्रिंट करने के लिए। कंट्रोल सी, कॉपी। कंट्रोल एक्स, कट का आ जाएगा। कंट्रोल वी, पेस्ट की। कंट्रोल जेड, अंडू। कंट्रोल वाई, रीडू। कंट्रोल ए, सेलेक्ट ऑल। कंट्रोल एफ आती फाइंड की, और कंट्रोल एच आती रिप्लेस की। कंट्रोल बी आती बोल्ड की। कंट्रोल आई, इटैलिक शब्दों को करना। कंट्रोल यू आती अंडरलाइन करना, और कंट्रोल पी आती ओपन प्रिंट डायलॉग बॉक्स, और कंट्रोल प्लस F2 ये पूछी जाती है, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की, प्रिंट प्रीव्यू ऑप्शन होता है जब भी आप मुद्रण प्रिंट करने से पहले वो प्रतिलिपि कैसे आएगी वो देखने के लिए अपन प्रिंट प्रीव्यू ऑप्शन का उपयोग कर सकते हैं। ये बेसिक शॉर्टकट की आपको याद रखनी है, नोट डाउन कर देनी, एक आधी आपको शॉर्टकट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और शॉर्टकट की आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट बात करें अपन एमएस वर्ड के अंदर कुछ शॉर्टकट की है, वो थोड़ी आपको यहाँ पे नोट डाउन करनी और याद करनी है। सबसे पहली दी हुई आपके सामने कंट्रोल के साथ में F3, कट टू द स्पाइक, यानी जब आप डाटा को होते कट करना चाहते हैं तो अपन कंट्रोल F3 का उपयोग कर सकते हैं। कंट्रोल F4 होती है क्लोज द एक्टिव डॉक्यूमेंट, जो आपके सामने एक्टिव डॉक्यूमेंट होता है उसको क्लोज करने के लिए कंट्रोल F4 एमएस वर्ड से शॉर्टकट की है। कंट्रोल प्लस F5 रीस्टोर डॉक्यूमेंट विंडो साइज बड़ी करके बैठे उसको रिस्टोर करने का काम करेगा। कंट्रोल F6 स्विच बिटवीन ओपन डॉक्यूमेंट। कंट्रोल के साथ में F7 एक्टिव द स्पेलिंग एंड ग्रामर, इस एक्टिव ग्रामर जो स्पेलिंग ग्रामर की शॉर्टकट की F7 बताई थी, कंट्रोल F7 के माध्यम से भी एक्टिव कर सकते हो। कंट्रोल प्लस F8 एक्सटेंड द सिलेक्शन। उसके बाद में कंट्रोल F9 इंसर्ट एम्प्टी फील्ड,
कंट्रोल प्लस F10 मैक्सिमाइज द डॉक्यूमेंट विंडो। मैक्सिमाइज का अर्थ होता है जब आप टाइटल बार पे 3 कंट्रोल बटन होते हैं, मिनिमाइज और एक होता है आपके सामने मैक्सिमाइज, एक क्लोज। मिनिमाइज इसकी शॉर्टकट की आपको याद रखनी है विंडो लोगो की प्लस डी। मैक्सिमाइज ये फाइल का आकार को फिट या बड़ा करने का कार्य करता है। ये क्वेश्चन पूछा गया। मैक्सिमाइज जब भी फाइल का आकार आपको छोटा दिखाएगा, पूरी फिट स्क्रीन में विंडो में करने या बड़ा करने का आकार काम आएगा मैक्सिमाइज। और क्लोज कंट्रोल के साथ में W, जिसको याद रखना पूरी फाइल से बाहर आने के लिए। कंट्रोल प्लस F11 लॉक ए फील्ड को, और कंट्रोल प्लस F2 ये आती है ओपन और सेव एज डायलॉग बॉक्स। एक फाइल का नाम दिया हुआ दोबारा नाम से सेव करना, आप F12 प्रेस करो या कंट्रोल F12 प्रेस करो तो भी अपन क्या कर सकते हैं, फाइल का नाम दोबारा सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है एक्सेल शॉर्टकट की। कुछ जो एक्सेल की MS एक्सेल की शॉर्टकट की आएगी वो आपके यहाँ पे काम करेगी। एक्सेल के बारे में बात करें यहाँ पे तो कंट्रोल प्लस एरो कीज, कंट्रोल एरो कीज के माध्यम से मूव द एज ऑफ डाटा रीजाइन। आप कंट्रोल के साथ में एरो की से एक सेल से दूसरी सेल में भी जा सकते हो। कंट्रोल प्लस स्पेस बार सेलेक्ट एंटर कॉलम, जो कॉलम होता है उसको सेलेक्ट करने के लिए शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस स्पेस बार की। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस कॉमा ऑप्शन तो सेलेक्ट एंटर रो के लिए, और कंट्रोल प्लस कॉमा दबाओगे तब आपका इंसर्ट न्यू वर्कशीट, और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सिंबल आपका डॉलर का डिलीट द सिलेक्ट सेल। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस कॉमा प्लस प्रतिशत प्लस कॉमा तो अप्लाई करंट फॉर्मेट। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एज अप्लाई परसेंटेज फॉर्मेट, और कंट्रोल प्लस ई कॉमा एस कॉमा वी टाइप करोगे तब अप्लाई डेट फॉर्मेट लगा सकते हो। कंट्रोल प्लस डी शॉर्टकट की पेस्ट स्पेशल की, और कंट्रोल प्लस आर फिल राइट या राइट में डाटा को ले सकते हैं। अब एक्सेल के अंदर आपको एक चीज ध्यान रखनी है, आप जो नंबर लेते हो एक्सेल के अंदर जो नंबर का अलाइनमेंट होता है ये भी आपको याद रखना। बाय डिफॉल्ट अलाइनमेंट होता है नंबर का, वो होता है आपका राइट अलाइनमेंट। कौन सा अलाइनमेंट होता है? राइट अलाइनमेंट होता है नंबर का। और आपका जो टेक्स्ट होता है एक्सेल के अंदर, टेक्स्ट यानी नाम लिखते हो, उसका जो अलाइनमेंट होता है बाय डिफॉल्ट होता है आपका लेफ्ट, याद रखना। MS एक्सेल के अंदर टेक्स्ट का अलाइनमेंट होता है बाय डिफॉल्ट आपका लेफ्ट अलाइनमेंट, और MS एक्सेल के अंदर नंबर का बाय डिफॉल्ट अलाइनमेंट पूछे तो याद रखना आपका राइट अलाइनमेंट होता है। नेक्स्ट बात करें पावर पॉइंट की, कुछ शॉर्टकट की आती है वो भी आपको क्या करनी है, यहाँ पे नोट डाउन करनी है, याद रखनी एक एक करके। शॉर्टकट की एंटर, कंट्रोल प्लस एंटर की। जब आप न्यू स्लाइड इंसर्ट करना चाहते हैं, न्यू स्लाइड इंसर्ट करना चाहते हैं तो अपन उपयोग करेंगे कंट्रोल प्लस एंटर। कंट्रोल प्लस एम इंसर्ट ए न्यू स्लाइड, ए स्लाइड शॉर्टकट व्यू। जब आप MS पावर पॉइंट के अंदर कार्य करें तो उस समय आपको नई स्लाइड लाने की भी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल M। क्या होती है? कंट्रोल M। उसके बाद में F5 की स्टार्ट द प्रेजेंटेशन। पावर पॉइंट के अंदर स्लाइड शो स्टार्ट करना तो शॉर्टकट की हो जाएगी F5 की। उसके बाद में आ जाते हैं शिफ्ट प्लस F5 की स्टार्ट द प्रेजेंटेशन फ्रॉम करंट स्लाइड। आप जिस स्लाइड पे खड़े हो उसी स्लाइड से आपको स्लाइड शो स्टार्ट करना है तो अपन उपयोग करेंगे शिफ्ट प्लस F5 की शॉर्टकट की का। अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस लेफ्ट एरो की प्रमोट ए पैराग्राफ। अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस राइट एरो की डिमोट ए पैराग्राफ, आगे पीछे जाने के लिए। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस कॉमा इंसर्ट ए न्यू स्लाइड, और कंट्रोल प्लस डी डुप्लीकेट स्लाइड की, और कंट्रोल प्लस ई सेंट्रल अलाइनमेंट की शॉर्टकट की। ये भी आपको बेसिक MS पावर पॉइंट की शॉर्टकट की याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में बात करें यहाँ पे कुछ वेब ब्राउजर के बारे में, यहाँ पे बताया गया आपको, थोड़ा सा इधर भी ध्यान देना है आपको वेब ब्राउजिंग के बारे में, वेब ब्राउजिंग शॉर्टकट की इन मोस्ट ब्राउजर के बारे में। कंट्रोल प्लस T वेब ब्राउजर क्या होता है? वेब ब्राउजर में आपको क्वेश्चन पूछेगा निम्न में से कौन सा वेब ब्राउजर, वेब ब्राउजर जिसके माध्यम से सर्च करने का जो कार्य किया जाता है वो वेब ब्राउजर के काम आते हैं। तो कंट्रोल T ओपन न्यू टैब। आप जब एक गूगल क्रोम आपका विंडो जैसी ब्राउजर है उसमें ओपन होकर बैठे, उसमें एक साइड आप माई RKCL खोल के बैठो। RKCL पूरा नाम याद रखना, राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड। दूसरा नाम आता है आपका RSCT, राजस्थान स्टेट सर्टिफिकेट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। एक नाम आता है आपका SSO का पूरा नाम याद रखना, सिंगल साइन ऑन। एक शब्द आता है आपके सामने www. वर्ल्ड वाइड वेब। एक शब्द आता है आपके सामने HDMI, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। एक नाम आता है आपके सामने BIOS, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये फुल फॉर्म में भी याद रखनी है। तो आप वेब ब्राउजर के कुछ शॉर्टकट की कंट्रोल D ओपन ए न्यू टैब के लिए कर सकते हो, कंट्रोल W क्लोज द करंट टैब के लिए, कंट्रोल प्लस शिफ्ट रीओपन द लास्ट क्लोज टैब, यानी जब अपने एक टैब नहीं ओपन की पुराने वाली टैब को ओपन करना चाहते हैं कंट्रोल शिफ्ट प्लस T प्रेस करेंगे। कंट्रोल प्लस टैब स्विच बिटवीन टैब के रूप में, कंट्रोल प्लस N ओपन ए न्यू ब्राउजर विंडो, और कंट्रोल प्लस D बुक मार्क द करंट पेज। न्यू विंडो ओपन करना चाहते हो कंट्रोल N करोगे, कंट्रोल D बुक मार्क द करंट। ये जो शॉर्टकट की है वो वेब ब्राउजर से संबंधित होते हैं, वेब ब्राउजर जो सर्च करने का कार्य करते हैं।
नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है कुछ सिस्टम की आपकी शॉर्टकट की है, वो भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे कुछ सिस्टम के अंदर क्या क्या आपकी शॉर्टकट की है, यहां से ध्यान रखते हुए काम करोगे आप। इधर बात करें तो कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डिलीट ओपन द टास्क बार मैनेजर। टास्क बार के ऊपर सबसे नीचे वाली पट्टी, उसमें जो प्रोग्राम चल रहे हैं उनको जो ओपन करने का कार्य किया जाता है वो कंट्रोल अल्ट डिलीट। विंडो प्लस ली, एल लिखा हुआ, विंडो प्लस एल लॉक योर कंप्यूटर। कंप्यूटर को लॉक करने का जो कार्य किया जाता है वो किया जाता है विंडो प्लस एल के साथ में। विंडो प्लस आर ओपन द रन डायलॉग बॉक्स, ये शॉर्टकट की वेरी इंपॉर्टेंट पूछी जाती है। विंडो प्लस आर क्या लिखा आपने, विंडो के साथ में आप आर प्रेस करोगे तो आपके सामने रन डायलॉग बॉक्स, रन डायलॉग बॉक्स। रन डायलॉग बॉक्स होता क्या है, जब भी किसी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को आप शॉर्ट के रूप में खोलना चाहते हैं तो अपन उपयोग करेंगे विंडो लोगो के साथ आर, आपके सामने डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, उसके अंदर आपको पावरपॉइंट जिससे संबंधित सॉफ्टवेयर खोलना उसके माध्यम से नाम लिखना होता है। उसके बाद में आ जाती है अल्ट प्लस टैब स्विच बिटवीन ओपन एप्लीकेशन। एक एप्लीकेशन ओपन करके बैठे हो, दूसरे एप्लीकेशन के अंदर स्विच होना तो अपन उपयोग करेंगे अल्ट के साथ में टैब की का प्रयोग कर सकते हैं। एक यहाँ पे मैं कुछ आपको सामने एक्सटेंशन बताता हूं, प्रत्येक फाइल के आपको एक्सटेंशन याद रखने हैं। यहाँ पे मैंने हेडिंग डाली एक्सटेंशन। एक्सटेंशन सबसे पहले आपके सामने आ जाते हैं एमएस पेंट के बारे में। किसके बारे में, एमएस पेंट के कुछ एक्सटेंशन है। एक नाम याद रखना आपको पीडीएफ, इसका पूरा नाम हो जाएगा पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। एक नाम लिखा पेंटिंग के बता रहा हूं जेपीईजी, इसका पूरा नाम आपको याद रखना जॉइंट फोटोग्राफ एक्सपर्ट ग्रुप। एक नाम आता है आपके सामने बीएमपी बिट मैप पिक्चर, ठीक है। एक नाम आ जाता है आपके सामने जीआईएफ ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। एक नाम आता है पीएनजी पर्सनल नेटवर्क ग्राफिक्स। ये अलग अलग प्रकार के एक्सटेंशन से आप पेंटिंग की फाइल को सेव कर सकते हैं। उसके बाद में दूसरा आ जाता है आपके सामने नोटपैड। एक्सटेंशन बता रहा हूं नोटपैड का, याद रखना नोटपैड का एक्सटेंशन होता है .txt। एक्सटेंशन किसी भी फाइल को सेव करने का प्रकार होता है। उसके बाद में आ जाता है वर्डपैड। वर्डपैड इसका याद रखना .rtf वर्डपैड का, इसका पूरा नाम हो जाए याद रखना आरटीएफ का रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। उसके बाद में आ जाता है आपके सामने एमएस वर्ड। एमएस वर्ड फाइल का एक्सटेंशन याद रखना .doc 2003 विंडो से पहले और वर्तमान के अंदर पूछे तो .docx। दोनों को प्राथमिकता देनी है, प्राथमिकता आपको .docx को, दोनों ऑप्शन साथ में है तो .docx को प्राथमिकता दोगे। नेक्स्ट आ जाता है एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल का एक्सटेंशन .xls 2003 विंडो से पहले और वर्तमान के अंदर पूछे तो .xlsx। नेक्स्ट आ जाता है आपके सामने लास्ट ऑप्शन आपका एक्सटेंशन का, याद रखोगे आप यहाँ पे पावर पॉइंट। पावर पॉइंट का एक्सटेंशन .ppt। पीपीटी का पूरा नाम पूछे तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन याद रखना है और वर्तमान के अंदर पूछे .pptx। ये आपको एक्सटेंशन याद रखने हैं। तो ये आपकी प्रैक्टिकल की जो पूरी बताई थी मैंने, एमएस वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है। और नेक्स्ट अपन का यूट्यूब पे वीडियो अपलोड किया जाएगा जिसके अंदर 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे और वो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होते, वो भी देखना ना भूले अपन। थैंक यू वॉचिंग फॉर श्रीराम कंप्यूटर एजुकेशन एंड बाइतू।